जय श्री राम बच्चों। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारे नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ तुम्हारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि ये बायोमोलिक्यूल पार्ट 1 में आ चुका है, टर्म 1 जिसे कह रहे हैं हम। तो टर्म 1 के हिसाब से हमसे करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं उनको भी कराया जाए ताकि आपको नीट और जेई के लिए दिक्कत ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल में 4-5 टॉपिक है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और अपना डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स। तो उसमें सीबीएसई के अंदर से इस साल 2021 में टर्म 1 के हिसाब से जब सिलेबस आया उसमें विटामिन्स काटे गए। लेकिन अगर किसी ने पिछले साल का जेई पेपर देखा हो, जो अभी चल रहे हैं 1, 2, 3 अटेम्प्ट जो हुए हैं, इनमें विटामिन्स बहुत दबा के पूछे गए। लास्ट ईयर भी काट दिए थे कोविड के चक्कर में, लेकिन ये टॉपिक्स फिर भी पूछे जा रहे हैं। जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ नहीं सकते इनको। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो टॉपिक अपना क्या है, वो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये शब्द जो तुम्हारा है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, आरएनए, डीएनए, अब ये डीएनए आरएनए तो बच्चा फिर भी 9वीं 10वीं के बाद सुनना शुरू करता है, मगर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये तो बच्चा बचपन से सुनना शुरू कर देता है कि बेटा ये खा लेते हैं बहुत सारा प्रोटीन है, ये खा लेते हैं बहुत सारा विटामिन है। अब ये कार्बोहाइड्रेट बच्चों ने सुना तो हुआ है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम यहीं पे चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अपनी कॉपी उठानी है और अपना नोटबुक उठानी है और अपना क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बना लेना है। कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या थी, ध्यान सुनो। कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन थी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं और ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, CxH2O, कार्बन के हाइड्रेट जो ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं CxH2O, उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोला गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट अपना ग्लूकोज हुआ करता है। अब ग्लूकोज वाला फॉर्मूला शो कर रहा है, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं 2 मिनट के लिए तो मेरे ख्याल से शो कर रहा है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट है ये। हमारे को एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट पता है सबको, C12H22O11 नाम है इसका, सुक्रोज, शुगर। ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, देखो ध्यान से, C12H2O11 ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन है। क्या है कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन, कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन के वो हाइड्रेट्स जो CxH2O का फॉर्मूला फॉलो करते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे पास ग्लूकोज भी है, एग्जाम्पल तुम्हारे पास सुक्रोज भी है। मगर यहां पर एक इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि इस डेफिनेशन की लिमिटेशन क्या है, ये डेफिनेशन की लिमिटेशन क्या है। क्योंकि लिमिटेशन पढ़ेंगे इस डेफिनेशन में क्या गलती है छोटी मोटी, उसके बाद हमें ना नई मॉडर्न डेफिनेशन पढ़नी है। तो इस डेफिनेशन की लिमिटेशन क्या है, 3 लिमिटेशन है, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनो। पहला, सारे कार्बोहाइड्रेट ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करते हैं। जैसे तुमने सुना हुआ डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या सुनी तुमने, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए के अंदर एक पेंटोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर कहते हैं उसको, डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर कहते हैं, इसी चैप्टर में आएगी। अब डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर जो है उसका फॉर्मूला है C5H10O4। ये अपना क्या है, ये अपना डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर है। अब ये डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर जो है मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा। जो डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर है ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे हैं जो ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करते लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, जैसे मैंने बताया डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर। दूसरा, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो ये फॉर्मूला फॉलो करते थे लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं है। एग्जाम्पल जैसे इथेनोइक एसिड, बच्चों को पता है इथेनोइक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इथेनोइक एसिड कार्बोहाइड्रेट थोड़ा होता है, लेकिन इथेनोइक एसिड ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर देता है। ये लो C2H2O2 फॉर्मूला हो रहा है फॉलो, बिल्कुल हो रहा है, देख लो, चलो चेक करके देख लो। अब इथेनोइक एसिड ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है,
डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। एक और एग्जांपल लो, तुमने सुना हुआ है इसको मिथेनॉल कहते हैं, HCHO। अब ये क्या है, ये भी ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन क्या है, जो ये सारे कंपाउंड, ये फॉर्मूला सारे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला फॉलो नहीं करते। एग्जांपल याद कर लो, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर। ठीक है जी। दूसरी लिमिटेशन, सारे कंपाउंड जो फॉर्मूला फॉलो करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। और तीसरी डेफिनेशन, बहुत बढ़िया मजेदार डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का लिंक तुम्हारी 10th क्लास से भी है क्या, कि यार हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन है कार्बन के वो हाइड्रेट जो ये फॉर्मूला फॉलो करे वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक भैया, कार्बन कभी हाइड्रेट बनाता ही नहीं है, कार्बन कभी हाइड्रेट बनाते नहीं, तो कार्बन के वो हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, कार्बन कभी हाइड्रेट बनाता ही नहीं है। अब ये हमें, मैंने बोला 10th क्लास से भी लिंक है। कैसे लिंक है, देखो हाइड्रेट का मतलब होता है जनरली, हाइड्रेट का मतलब क्या है कि कोई आयन था, पानी में डाला और आयन उस पानी से रिएक्ट कर गया। जैसे हमने सोडियम देखा हुआ है, Na प्लस है, Na प्लस को पानी में डालते हैं, वो पानी उसके साथ आ जाता है, हम कहते हैं हाइड्रेटेड हो गया। क्लोराइड है, पानी NaCl को पानी में डाला तो Na प्लस के साथ भी पानी आ गया, Cl माइनस के साथ भी पानी आके बैठ गया, हमने कहा इनके हाइड्रेट बन गया। लेकिन 10th में हमने पढ़ा था कार्बन ना तो C4 पॉजिटिव बनाता है ना C4 नेगेटिव बनाता है, कार्बन कैटायन आयन तो बनाता नहीं है। जब कार्बन आयन ही नहीं बनाता तो उसके हाइड्रेट कहां से बन जाएंगे भाई साहब, तो कार्बन तो हाइड्रेट ही नहीं बनाता। तो सबसे पहली चीज क्या है, 2 क्वेश्चंस करे हमने अभी तक। पहला, कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या है कि जी कार्बन के वो हाइड्रेट जो ये फॉर्मूला फॉलो करे। ठीक, एग्जांपल तुम्हें जरूर याद करना, लिखना भी है, एग्जांपल बड़े आसान है, ग्लूकोज सुक्रोज हमारे कोर्स के अभी सब सारे पढ़ेंगे अभी। ठीक है जी, इनको डिटेल में वैसे ही पढ़ना है। उसके बाद मैंने इसकी लिमिटेशन क्या बताई, मैंने लिमिटेशन बताई कि सारे कार्बोहाइड्रेट ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करते, सारे कंपाउंड जो ये फॉर्मूला फॉलो कर देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट बनाता ही नहीं है। तो अब बात यहां पे आती है क्या, कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी फिर, तो पुरानी डेफिनेशन गलत होगी। तो अब एक मॉडर्न डेफिनेशन आई, तो मॉडर्न डेफिनेशन सुनते हैं कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है जो आज के डेट में चलती है, बड़ी आसान सी है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें एक से ज्यादा OH है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब जिसमें कायरल सेंटर है। फिर से सुनते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH है, एल्डिहाइड या कीटोन, या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एक से ज्यादा OH वाले एल्डिहाइड या कीटोन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन को देखो, तुम्हें शायद याद होगा तुमने ऑप्टिकली एक्टिवनेस कैसे देखी थी, हमने क्या पढ़ा रखा है कि एक कार्बन के चारों तरफ अगर अलग अलग चीजें लगी हो तो पक्की बात वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ CHO लगा हुआ है, और इस कार्बन की चौथी वैलेंसी में इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, क्या है मॉडर्न डेफिनेशन, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, या ये वो कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद इस प्रकार के कंपाउंड दे दें। किस प्रकार के, जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो, जैसे हमारा ग्लूकोज है। ठीक, अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है CHO HOH OHH HOH HOH CH2OH। अब इसमें पहली बात तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, बहुत सारे OH है। ठीक, अच्छा एल्डिहाइड भी है, ठीक है, और ये बहुत सारे कार्बन ऐसे हैं यहां पर जो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो ऑप्टिकली एक्टिव वो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा
ऐसा कंपाउंड जो पानी में डालने के बाद इस प्रकार का कंपाउंड दे दे, वो भी कार्बोहाइड्रेट गिना जाएगा। जैसे स्टार्च है, ठीक, या ये हमारा अपना माल्टोज है। माल्टोज को पानी में डालते हो 2 ग्लूकोज में चेंज हो सकता है, ठीक। तो माल्टोज को भी मैं किस में लिखूंगा, कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में लिखूंगा कि भाई ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है जी। फिर से एक बार रिपीट मारते हैं। पहले हमने ओल्ड डेफिनेशन पढ़ी, ओल्ड डेफिनेशन की लिमिटेशन पढ़ी, फिर हमने नई डेफिनेशन पढ़ी, क्या कि भैया वो कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है और ऑप्टिकली एक्टिव है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या वो कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद इस प्रकार के कंपाउंड बना दे जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड कीटोन हो और ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस और इनकी लिमिटेशन, ओल्ड वाले की लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। शुरू करते हैं। देखो भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेसिस हैं, किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक। तो क्लासिफाई करने का पहला बेस है क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, पानी में डालने पर ये कैसे टूटता है, इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का हो सकता है। एक मोनोसैकेराइड्स, एक ओलिगोसैकेराइड्स और एक पॉलीसैकेराइड्स। मतलब क्या है, देखो तुम्हें शायद पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। सैकेराइड्स मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक नाम है, शुगर्स का एक कोई कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स पानी में डालने पर किस प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि कार्बोहाइड्रेट को क्या रखेंगे। मोनोसैकेराइड जो पानी में गया लेकिन फर्दर टूटा नहीं, जैसे हमारा ग्लूकोज पानी में डाल दो लेकिन ये टूटता नहीं है, ये मोनोसैकेराइड्स है क्योंकि ये पहले से सिंगल यूनिट है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ, जो पानी में डाला और कुछ में टूट गया, जैसे 2 में टूट गया, 3 में टूट गया, 4 में टूट गया, अप टू 10, इससे ज्यादा नहीं, तो उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड, जो कुछ में टूट गया। जैसे एग्जांपल है बहुत बढ़िया, माल्टोज। मैंने अभी तुम्हें शायद जिक्र करा कि माल्टोज को पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज में टूट जाता है। तो माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड को भी मैं ओलिगोसैकेराइड में गिनूंगा। हमारे कोर्स में माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, 3 चीजें हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं, ठीक। और सारे सारे डाइसैकेराइड्स है। सुक्रोज भी 2 मोनोसैकेराइड से बना है, लैक्टोज भी 2 मोनोसैकेराइड से बना है और माल्टोज भी 2 मोनोसैकेराइड से बना है। और अभी जो जेईई का पेपर चल रहे हैं 2021 के लिए, उसमें लैक्टोज का प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछा जा चुका है अभी भी, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड जो 2-3 मोनोसैकेराइड्स में टूट जाए। मोनोसैकेराइड्स जो पहले से ही सिंगल है, नहीं टूटे, फर्दर नहीं ब्रेक होते, वो मोनोसैकेराइड। जो 2-3 में टूट गए वो क्या है, 2-3 मोनोसैकेराइड्स में टूट गए वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड। और जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स में टूट गए वो क्या है, हमारे पॉलीसैकेराइड्स। नाम से पॉलीमर सुने होंगे तुमने, तो बहुत सारे में जो टूट जाए, बचपन से सुनते आ रहे हो स्टार्च। जो हमारा स्टार्च है ये क्या है, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये क्या है, ये सारे के सारे ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स में गिने जाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, क्योंकि स्टार्च को पॉलीसैकेराइड क्यों कहता हूं, क्योंकि स्टार्च को जब पानी में डालते हैं तो स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज में टूट जाएगा, तो पॉलीसैकेराइड्स है। ये मोनोसैकेराइड क्यों है, क्योंकि ये पानी में डालते हैं तो टूटता नहीं, फर्दर नहीं ब्रेक होता। मोनोसैकेराइड जो पानी में डालने में कुछ में टूट जाए, ओलिगोसैकेराइड, और जो बहुत सारे में टूट जाए वो स्टार्च अपना क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है जी। आगे चल, ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये हमने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ा है। इसके आगे सुनो अगले बेसिस के साथ कैसे कर रहे हैं, ठीक है।
अगली क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। उसका नेचर कैसा है, रिड्यूसिंग है या नहीं है। तो इस हिसाब से दो प्रकार के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, शुगर जिसे कहते हैं वो हो सकते हैं, सैकराइड्स हो सकते हैं हमारे। कौन कौन से, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के या आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बारी ऐसा आता है कि 2-3 स्ट्रक्चर लिख के बता देते हैं जेई में, नीट में, और कहते हैं बताओ इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग होगा कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो तुम्हें रट के नहीं जाना, इनका मतलब समझ में आना चाहिए। देखो जिन्होंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल एसिड चैप्टर पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वहाँ पर हम ना एक कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं जो तुमने लैब में भी सुने होंगे, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलिन टेस्ट। ठीक, तो ये क्या है, ये अपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट इनके साथ रिएक्ट कर जाए और ये टेस्ट दे दे वो तो हो गए रिड्यूसिंग, क्योंकि भाई जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके वो तो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो नहीं कर पाए वो हो गए नॉन रिड्यूसिंग। तो अब बच्चे के दिमाग में आता है कि टॉलिन, फेलिंग और बेनेडिक्ट जो मैं नाम ले रहा हूं ये हैं किसके टेस्ट, कौन करता है कौन नहीं करता। तो भाई देखो एक जनरल सा भ्रम है, इस भ्रम को मिटा के चलना सही हो जाएगा। जनरल सा भ्रम है कि जो एल्डिहाइड होता है वो टॉलिन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, और जो कीटोन होता है वो नहीं देता। ये भ्रम है, ऐसा नहीं है। इससे ये करोगे तो फिर तुम कहोगे यार ठीक है, अगर ऐसा सुन लिया तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा ठीक है भाई सर ने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक में एल्डिहाइड होता है, एक में कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड्स वाले सारे के सारे क्या करेंगे, रिड्यूसिंग हो जाएंगे, कीटोन वाले सारे सारे नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, ये भ्रम है, इसको दूर कर लेते हैं। पहले तो हम ये बोलते हैं कि सारे एल्डिहाइड टॉलिन फेलिंग टेस्ट देते हैं, साथ साथ वो कीटोन भी टॉलिन फेलिंग टेस्ट देता है जिनके पास साथ वाले कार्बन पे OH लगाओ, वो कीटोन भी दे देते हैं टॉलिन और फेलिंग टेस्ट। तो ये भ्रम में मत रहना कि सिर्फ एल्डिहाइड ही टॉलिन फेलिंग टेस्ट देता है, वो कीटोन भी टॉलिन फेलिंग टेस्ट देता है जिसके साथ वाले कार्बन पे OH लगाओ। तो यहां पर अब मामला हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देखो मतलब तो बिल्कुल साफ है कि जो टेस्ट दे दे वो रिड्यूसिंग है, जो ना दे वो नॉन रिड्यूसिंग है। अब टेस्ट देगा कौन, कैसे पता लगाए, तो जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो सब में ही है, और कीटोन के साथ OH भी होना लाजमी है, क्योंकि हमने बताया डेफिनेशन ये है कि कीटोन से कार्बोहाइड्रेट बनता, कीटोन के साथ बहुत सारे OH लगे होंगे, बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली OH होगा, तो वो भैया अपना क्या कहलाएगा, वो अपना कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो टॉलिन फेलिंग टेस्ट कौन देगा, रिड्यूसिंग शुगर कौन देगा, सारे दे देंगे? नहीं, टॉलिन फेलिंग टेस्ट वो देगा जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप हैं और फ्री है रिएक्ट करने के लिए, कहीं पर बाउंड होके नहीं बैठे हुए। हम यहां पर इसी चैप्टर में अभी 2-3 क्लास के बाद ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जिनमें एल्डिहाइड है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि फ्री नहीं, किसी से और से बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। और कुछ ऐसे पढ़ेंगे जिसमें एल्डिहाइड कीटोन है लेकिन रिएक्ट भी कर रहे हैं क्योंकि फ्री है। तो तुम्हें क्या लिखना है, जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है और जो टॉलिन फेलिंग टेस्ट दे देता है वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप नहीं है, जो टॉलिन फेलिंग टेस्ट नहीं देता, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर और का एग्जाम्पल हमारा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर एग्जाम्पल हमारा माल्टोज है। अभी आज की क्लास में तो तुम सिर्फ सुन सकते हो, लेकिन अभी 2-3 क्लास के बाद ये प्रूफ हो जाएगा ये माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई माल्टोज कंसिडर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल हमारा सुक्रोज है, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो हमने अभी तक पढ़ा कार्बोहाइड्रेट की 2 क्लासिफिकेशन, पहली कि पानी में घुलने के बाद कैसा हो जाता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कितने सेक्राइड में टूटता है, जो नहीं टूटा मोनो, जो कुछ में टूट गया ओलिगो, जो बहुत सारे में टूट गया वो अपना हमने क्या बोला, पॉलीसेक्राइड। फिर मैंने बताया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप तो सब में है, मगर जिसमें फ्री है रिएक्ट करने के लिए, जो टॉलिन और फेलिंग टेस्ट को दे देता है वो तो हो गया रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं दे पाता वो होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब एक क्लासिफिकेशन और है छोटी सी कार्बोहाइड्रेट की, बड़ी सिंपल सी है, उसको भी पढ़ डालते हैं। ठीक है, साथ साथ ही पढ़ डालते हैं उसको भी।
और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट में कैसी है, ठीक। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लो, प्रैक्टिकल कर लो थोड़ा अभी। सोचो तुमने थोड़ी सी चीनी खाई है, ठीक है, कैसी लगेगी? मीठी लगेगी, कार्बोहाइड्रेट भाई, ठीक है। अब तुमने क्या करा, थोड़ी सी रुई खा ली, कॉटन, कागज खा लिया, ब्रेड खा ली, ये भी कार्बोहाइड्रेट है भाई, ये मीठे नहीं लगते, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? शुगर और नॉन शुगर, दो प्रकार के हैं ये, शुगर और नॉन शुगर। एक वो जिनका टेस्ट क्या है, स्वीट इन टेस्ट है, और ये क्या लिखोगे, स्वीट टेस्ट में नहीं है, नहीं, जो टेस्ट लेस है, ठीक। अच्छा, तुम्हें 10th का एक क्वेश्चन याद होगा, 10th में तुम क्वेश्चन पढ़ते थे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आता, बड़ा इंपॉर्टेंट सा, कहते थे कि ब्रेड को खा रहे हैं तो जब चबाते तब मीठी होती, चबाते रहते चबाते रहते चबाते रहते चबाते रहते तो मीठी हो जाती है, बताओ क्यों? तो एग्जाम तो हम उसे बोलते थे कि जी हमारे मुंह में ना वो होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन कहते हैं, एक एंजाइम होता है जो हम खाते हैं ब्रेड, वो स्टार्च होती है, उसमें टेस्ट नहीं होता, लेकिन हम चबाते रहते चबाते रहते चबाते रहते तो जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करते हैं, माल्टोज मीठा होता है, ये शायद बच्चों को याद होगा, इस बात को याद रखो बस। तो भाई शुगर क्या है, जो मीठे हैं टेस्ट में, नॉन शुगर क्या है, जो मीठे नहीं है, ठीक। अब जो शुगर है ना, जो शुगर है वो कौन है? जर्नली शुगर मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स हैं। नॉन शुगर कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट, जो अपने ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये नॉन शुगर्स में आते हैं, ठीक है, जनरली मोस्टली। और जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, जनरली मोस्टली किस में आते हैं? शुगर में आते हैं। एक और अच्छी बात है, जनरली मोस्टली वाली बात है, ये सब में नहीं लगा सकते तुम, ठीक, पता होना चाहिए। जर्नली ऐसा होता है, जो नॉन शुगर होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं, जर्नली है। और इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो शुगर होंगे वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे, ये जनरली है कि मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स जनरली शुगर में गिने जाते हैं और वो रिड्यूसिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पे ना काफी घुमाया जाता है कि माल्टोज तो भैया शुगर भी है और माल्टोज तो रिड्यूसिंग भी है और माल्टोज ओलिगो भी है, मगर सुक्रोज शुगर तो है, ओलिगो भी है, मगर वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? तो ऐसे कोई में घुमा देंगे। तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग की एक अलग क्लासिफिकेशन बता दी कि जो रिएक्ट करेगा वो रिड्यूसिंग, जो नहीं करेगा वो नहीं। और रिएक्ट कौन करेगा? जिसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप है, तो वो एक अलग डेफिनेशन पे चला गया, ठीक है। तो भाई तो जनरली मैंने बोला कि मोनो और ओलिगो इस कैटेगरी में आते हैं और ये इस कैटेगरी नहीं आते। एक और है, तुमने अभी भी एक चैप्टर पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर एक टॉपिक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, ठीक। तो जो शुगर होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और जो नॉन शुगर होते हैं वो एमोर्फस सॉलिड में गिने जाते हैं, ठीक है। जो शुगर है वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो ये है वो है एमोर्फस सॉलिड। मैं एक बारी पूरे के पूरे टॉपिक को समरी दे दूं तुम्हें। आज हमने तुम्हें पढ़ाया है कार्बोहाइड्रेट की स्टार्टिंग, इंट्रो। तो कार्बोहाइड्रेट की हमने सबसे पहले बताया कि डेफिनेशन क्या है पुरानी, कि भैया कार्बन के हाइड्रेट जो फॉर्मूला फॉलो कर दे, फिर उसकी लिमिटेशन बताई, फिर नई डेफिनेशन बताई, और फिर कार्बोहाइड्रेट की हमने 3 तरह से क्लासीफाई करा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ शुगर और नॉन शुगर। मैंने बोला जो खाने में मीठी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जनरली मोनो और ओलिगो है, वो शुगर सब में होती हैं, आ जाती हैं, और जो खाने में मीठी नहीं है, टेस्ट लेस है। अब मीठी नहीं तो खट्टी नहीं है, कड़वी नहीं है, टेस्टलेस है, तो वो नॉन शुगर कहलाई जाएगी, ठीक। मैं तो पहले ही बता चुका, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसकी ऐसी शॉर्ट वीडियो मैं तुम्हें बना के डालता रहूँगा। तुम उसको आराम से अच्छी तरह से रिवाइज करते रहो, और हम कोशिश करेंगे जो टॉपिक निकल गए जैसे मैंने बताया उसको भी मैं कराऊंगा, क्योंकि जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तक के जितने क्वेश्चन हैं उनका एक नोट्स बना लो, बेटर रहेगा। जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्लास 12th केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कराया था,
जिसके अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उम्मीद है तुमने उसको देख के नोट्स बना लिए होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कल तुमने पढ़ा था मुझसे, तो मैंने बताया था कि भैया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मोनोसेक्राइड्स है, ओलिगोसेक्राइड्स है और पॉलीसेक्राइड्स है। तो आज हम पहले मोनोसेक्राइड से स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहला मोनोसेक्राइड है वो अपना ग्लूकोज है। पूरे कार्बोहाइड्रेट का नहीं, पूरे बायोमोलिक्यूल चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट यही है, ग्लूकोज। एक बार ग्लूकोज समझ में आ गया तो बाकी सब चीजें आसान है। फिर मतलब एक बार मोनोसेक्राइड समझ में आ गया तो फिर अपना फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब बहुत आसान है। अपना स्टार्च, ग्लाइकोजन, मतलब बंदा सब इससे रिलेट कर लेता है, सब कुछ इससे ही रिलेट होगा। पूरे टॉपिक में, पूरे बायोमोलिक्यूल में मैंने कल भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा पार्ट है। मान के चलो 80% के आसपास, 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट ही मेन कंटेंट है और उसमें कार्बोहाइड्रेट में सबसे बड़ा पार्ट अपना ग्लूकोज है। तो हम सबको पता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम सबको पता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला यही है, C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज का फॉर्मूला यही है। तो हमें ग्लूकोज का एक ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर प्रपोज करे गए, एक ओपन स्ट्रक्चर, एक क्लोज स्ट्रक्चर, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो आज हम ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। हमें यह बताया गया कि ग्लूकोज जो होता है वो ऐसा होता है, CHO, CHOH, HOH, HOH, HOH। अगर तुम ध्यान से देखते तो 1 2 3 4 5 और ये HOH। हमें क्या बताया गया, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर में बताया गया कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब जब ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रक्चर जो सजेस्ट करा गया ये ठीक है। और इसके ऊपर एनसीईआरटी बैक में बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, और उस प्रूफ के ऊपर। और जेई और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ जी ग्लूकोज को इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज को इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो हमारा आज का टारगेट है कि ग्लूकोज का ये ओपन स्ट्रक्चर है, हमें ये प्रपोज करा गया, हमें बताना है कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो हम 5 से 6 प्रमाण देंगे कि हाँ ये स्ट्रक्चर ठीक है। ठीक है जी। तो हमारा पहला प्रमाण क्या है कि यार फॉर्मूले में तो फिट बैठ रहा है। जरा देखो, जरा कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, आराम से देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो, ठीक है, जबरदस्ती हाँ मत करो अपने आप से। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। भैया वो तो सही है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर तो सही प्रूफ कर रहा है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है कि भाई जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है। दूसरा, अगर मैं ग्लूकोज को, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं ग्लूकोज को HI से रिएक्शन कर देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मुझे टेम्परेचर कितना, ठीक। अच्छा देखो, पूरा बायोमोलिक्यूल ना ऑर्गेनिक से लिंक चल रहा है, बायो ऑर्गेनिक से ही भैया बायोमोलिक्यूल निकले। हम ऑर्गेनिक पढ़ते क्यों, ताकि बायोमोलिक्यूल समझ में आ जाए। और बायोमोलिक्यूल्स क्यों पढ़ते हैं, पता ही है, करंट सिनेरियो में तो आज सब कुछ पता है। कोविड के सिचुएशन में सबको पता है वैक्सीन बनानी है भाई, कोविड को समझना है, कोविड है क्या, वायरस क्या चीज है, उसका जीनोम्स कैसे चलते हैं, उसका DNA कैसे समझेंगे जब हमें ऑर्गेनिक आती होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो डायरेक्ट काम है भाई इसका। तो पूरी ऑर्गेनिक में ना बच्चे ने ना कहीं ये रिएक्शन नहीं पढ़ी हुई, लेकिन 4 चैप्टर बच्चा ऑर्गेनिक के पढ़ने के बाद बायोमोलिक्यूल पे आता है एनसीईआरटी में, और बहुत कुछ इसमें तुम्हें वो दिखेगा जो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे या पढ़ चुके हो, मगर ये रिएक्शन तुम्हें ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिखेगी कि HI रेड फॉस्फोरस 100 डिग्री सेल्सियस ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को चेंज कर देता है एन-हेक्सेन में। मतलब एल्डिहाइड भी रिड्यूस कर डाला, अल्कोहल भी रिड्यूस कर डाला, और छोटा मोटा रिड्यूस नहीं करा, डायरेक्ट एल्केन में फेंक के मारा है। वरना हम ये पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करो तो अल्कोहल बनता है, इन्हें एल्डिहाइड को डायरेक्ट एल्केन में चेंज कर दिया, तो अल्कोहल की औकात क्या थी। तो भाई HI और रेड फॉस्फोरस से जब रिएक्ट होता है तो ये ग्लूकोज जो होता है एन-हेक्सेन बनाता है। अब मेरी बात को यहां पे ध्यान देना, एन-हेक्सेन बना है भैया, हेक्सेन तो आइसोहेक्सेन भी हो सकता था, नियोहेक्सेन भी हो सकता था, क्या पता आइसोहेक्सेन बन जाता, क्या पता
नियो हेक्सेन बन जाता, लेकिन इससे क्या बना, एन हेक्सेन बना। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि हमने जो सोचा है कि ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन होगी, बिल्कुल ठीक है। वरना कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता था कि क्या पता 4 कार्बन सीधे लगे हो, 2 कार्बन की ब्रांचिंग हो रखी हो, 6 कार्बन तो तब भी हो जाएंगे। मगर इस बंदे ने बोला कि नहीं नहीं, ग्लूकोज बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कार्बन के अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है। तो ये प्रूफ कर रहा है इस बात को, क्योंकि इसकी रिडक्शन पे एन हेक्सेन बनता है। अगर यहां ब्रांचिंग होती तो यहां पर भी ब्रांचिंग होके आती। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर यहाँ पे 4 कार्बन के बाद दूसरे कार्बन में कोई कार्बन लगा होता तो यहाँ पर भी, यहाँ पर एन जो अपना हेक्सेन बनता है वैसे बनता ना। तो एन हेक्सेन बनेगा, आइसो हेक्सेन नहीं बनेगा, नियो हेक्सेन नहीं बनेगा। जो किस बात का प्रूफ है, जो इस बात का प्रूफ है कि भाई जो हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन ही है। ऐसे ही प्रूफ निकलेंगे पूरे, ठीक है। और ये ना एक बात समझ के चलो, देखो आज तक तुम्हें बोला गया था, जैसे तुमसे कोई मैं पूछूं इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, सारे बच्चे बोल देंगे ना इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। अब मैं तुमसे पूछूं तुम्हें कैसे पता है यही होता है कि तो गलत है, तो तुम कहोगे नहीं नहीं यही ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया तुमने किताब में ये पढ़ा होगा, किताब में तुम्हारे मास्टर जी ने नहीं पढ़ाया, तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया। अब तुम खुद सोचो, क्या तुमने देखा है कि इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर यही है? नहीं। मगर तुम्हें कहा जा रहा है तुमसे मानते हो, बिल्कुल मानना पड़ता है भाई। ठीक, अब क्या है कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यही है, ये देखने के लिए, मतलब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यही है, ये कैसे पता लगा होगा? तो हम ना आज पहली बार ये देख रहे हैं कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे जज करा जाता है। तो सारे कंपाउंड का, इथेनोइक एसिड, बेंजीन, खाना, डिफ्का, जो भी तुमने सुना हुआ है, सबके फॉर्मूले ऐसे ही जज करे जाते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तो ग्लूकोज को हम समझ रहे हैं कि ग्लूकोज ने पे हम कैसे देख रहे हैं। तो हमने देख लिया भाई ग्लूकोज एन हेक्सेन है, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर सही प्रूफ हुआ, एन हेक्सेन है, तो ये ब्रांचिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। आगे हम इस ग्लूकोज का रिएक्शन ना HCN से करा लिया, HCN या NH2OH से करा ले, कोई भी एक से करा लो, एक और कोई भी एक समझ लो, समझ में आ जाएगा। जब इससे कराते हैं तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी का एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ा हुआ है, हालांकि जो इस समय के बच्चे हैं जो 2021 में 12th कर रहे हैं, उन्होंने एल्डिहाइड शायद चैप्टर ना पढ़ा हो, क्योंकि टर्म 1 में आ ही नहीं रहा, टर्म 2 में है वो, तो वो नहीं पढ़ते हैं। पिछले साल के जो बच्चे जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं अब या जेई के लिए पढ़ रहे हैं, उनको याद होगा, उन्होंने जब एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ा था तो आई थिंक एनसीईआरटी पेज नंबर 359, 358, 359 में एक रिएक्शन दे रखा है, ध्यान से सुनना क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और हमें यह भी बता रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन HCN दिखाता है, NH2OH ऑक्साइड जो बनाता है ये दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये 360 पे। तो हमें ये पढ़ाया गया था, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर की, क्या पता पेज नंबर बदल भी गए हो क्योंकि नई एनसीईआरटी आ चुकी है। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो HCN है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है, हमने वहां पढ़ा था। और जिसने नहीं पढ़ा ध्यान सुनो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है, भैया हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन ही दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाता। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। शायद कुछ बच्चों ने मुझसे ही पढ़ा हो पहले कभी, कि हमने ये पढ़ा था, ध्यान से सुनना, हमने ये पढ़ा था कि मान लो तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, इसमें तुम HCN डाल देते हो, तो क्या होता है, यहां से ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव पे जोड़ दो, ये कंपाउंड बन के आता है। इस कंपाउंड को साइनोहाइड्रीन कहते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन HCN का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये रिएक्शन कौन दिखाता है? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ये कौन दिखाता है? या तो एल्डिहाइड दिखाते हैं, कीटोन दिखाते हैं, कुल मिला के कार्बोनाइल ग्रुप दिखाते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के 2 मेंबर एल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें एक और बात बताई गई थी तुम्हें, दोबारा से रिवाइज मारते हैं एक बारी, कि मान लो ये तो मिथेनल था, तो मिथेनल से रिएक्ट करके ये बन गया मिथेनल साइनोहाइड्रीन। अगर ये इथेनल होता तो बनता इथेनल साइनोहाइड्रीन। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं किससे? HCN से। तो मैं इस पूरी चीज को ऐसे लिख दूं, किसके पेट में दर्द तो नहीं हुआ? HCOH 4 बारी, CH2OH, ठीक है, और ऊपर देखो अब जरा क्या कर रहा हूं मैं, C
O, ये था एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें क्या होगा, यहां से ये गया, यहां H लग गया, यहां CN लग गया। ठीक, तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन HCN से कराते हैं तो ये बन जाता है क्या, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, बन जाता है। लेकिन इससे प्रूफ क्या हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि भैया पक्की बात ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप तो है, क्योंकि साइनोहाइड्रीन बनाना किसकी कला है, साइनोहाइड्रीन बनाना किसकी कला है, ये कला तो एल्डिहाइड और कीटोन की ही है। अब उसी प्रकार से NH2OH से रिएक्ट कराते हैं तो ये भैया ग्लूकोज का ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी किसकी कला है, ये भी एल्डिहाइड या कीटोन की कला है। एल्डिहाइड और कीटोन ही कर सकते हैं काम। तो अब तक हमने 3 बातें प्रूव कर दी। क्या कि पहली बात तो हमने क्या करा, हम ये कह रहे हैं कि भैया जो हमारा ग्लूकोज है, हमारा ये स्ट्रक्चर प्रपोज करा गया, ओपन स्ट्रक्चर प्रपोज करा गया, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर ठीक है। तो पहला प्रूफ फॉर्मूले पे मैच खा रहा है। दूसरा प्रूफ HI से रिएक्ट करते हैं, रिड्यूस कराते हैं तो N-हेक्सेन बन के आता है। N-हेक्सेन मतलब स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन मतलब तो ये भी स्ट्रेट चेन रहा होगा, ब्रांचिंग नहीं है। तीसरा HCN से रिएक्ट कर जाता है, साइनोहाइड्रीन बनाता है। HCN से रिएक्ट करके साइनोहाइड्रीन बनाना, ये किसकी कला है, ये किसकी प्रॉपर्टी है जी, ये एल्डिहाइड या कीटोन की प्रॉपर्टी है। तो जो हमने ग्लूकोज में सोचा है कि कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक, तो भैया वो ठीक है, इसके अंदर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, नहीं तो ये साइनोहाइड्रीन से रिएक्ट नहीं करता। आगे सुनो अगला प्रूफ। अब हमने क्या करा कि बात तो अब सुलझी नहीं, अटक गई, कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि साइनोहाइड्रीन से एल्डिहाइड भी रिएक्ट कर सकता है, साइनोहाइड्रीन से साइनोहाइड्रीन एल्डिहाइड भी बना सकता है, साइनोहाइड्रीन कीटोन भी बना सकता है। ठीक, लेकिन अब मुझे कैसे चलेगा ग्लूकोज में एल्डिहाइड या कीटोन है, इसने कहा है एल्डिहाइड है, प्रूफ करके देखते हैं सही है या नहीं है। तो देखो फिर से वही एक रिएक्शन आ गया, क्या, जो हमें कहीं पर भी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हम इसकी ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा देते हैं। अब ब्रोमीन वाटर हमारे लिए कहीं पर भी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहा, मगर यहां पर बताया गया कि ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। और क्या करेगा यहां पर, इसको चेंज कर देता है ग्लूकोनिक एसिड में। जरा ध्यान से देखो मैंने क्या करा है, यहां पर कुछ चेंज नहीं लेके आया मैं, जो था वो था CHOH 4 बारी CH2OH ये रहा। ठीक, और एल्डिहाइड रिएक्ट करके ग्लूकोनिक, मतलब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था ये रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, मैंने बोला था HCN से रिएक्ट करके जो साइनोहाइड्रीन बनाया, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन, मगर एल्डिहाइड ब्रोमीन से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, कीटोन नहीं बनाता। और इसने क्या करा है, इसने बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, इट मस्ट बी एल्डिहाइड। तो यहां तक हमारे मामला ग्लूकोज का प्रूफ हो गया। पहला कि स्ट्रेट चेन होगी, ठीक, फिर कार्बोनाइल ग्रुप होगा, फिर हमने ये प्रूफ किया उसको कार्बोनाइल ग्रुप में भी कौन है, एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड ही ब्रोमीन से ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन नहीं कर सकता। ठीक है जी, हमने अब तक ये प्रूफ कर दिया कि एल्डिहाइड है। आगे आगे हमने अब उसका रिएक्शन कराया। अगला चीज, शायद तुम्हें इसका नाम पता हो, इस चीज को एसिटिक एनहाइड्रेट कहते हैं। जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारा एसिटिक एसिड है, सबको पता है, बचपन में 10th से पढ़ते आ रहे हो तो। ठीक, ये हमारा दूसरा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। मैंने इस एसिटिक एसिड से पानी निकाल दिया, तो ये क्या बना, एसिटिक एनहाइड्रेट, एक ऐसा एसिटिक एसिड जिसमें से पानी निकल गया। एसिटिक एसिड का निर्जलीकरण कर दिया मैंने, ये एसिटिक एनहाइड्रेट है। ठीक, अच्छा चलो एक बात इसको छोड़ो, आगे सुनो। एक बात और सुनो मेरी बात, एसिटिक एनहाइड्रेट में समझ में आ गया। तुमने 10th के अंदर एक चीज पढ़ी थी और तुम सोचते थे आई एम द बॉस, अब तो मैं भाई साहब तोप चला दूंगा। 10th में ऑर्गेनिक पढ़ के कार्बन कंपाउंड में छोटे से चैप्टर बच्चे को लगता है कि बेटा हम साइंटिस्ट हैं, वो 11th 12th में पता लगता है। ये इथेनॉल है, हमने पढ़ा था इथेनॉल की इथेनोइक एसिड से रिएक्शन 10th में पढ़ते थे हम, या इथेनॉल या कोई भी अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यहां से H जाता है, यहां से OH जाता है और क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये रिएक्शन याद होगा सबको।
एस्टर बन जाता है। ये रिएक्शन समझ याद होगा, ठीक। तो हमने क्या करा, अब ये एसिटिक एसिड से रिएक्ट होकर एस्टर बनता था अल्कोहल कोई भी, तो एसिडिक एसिड का ही डेरिवेटिव कौन है, एसिटिक एनहाइड्रेट, उसी फैमिली मेंबर है। तो जो रिएक्शन एसिटिक एसिड करता है वो सारे एसिटिक एनहाइड्रेट भी करेगा। भाई एसिटिक एसिड जो है वो पिताजी है, और एसिटिक एनहाइड्रेट क्या है, उसके बहुत ही अच्छे वाले बच्चे। डेरिवेटिव बहुत, जो काम पापा ने करा वो ये जरूर करेंगे। तो भाई ये भी काम करने को तैयार है, कहता भाई मैं भी एस्टर बनाऊंगा। अब क्या कराया गया, इसका रिएक्शन किससे करा दिया गया, एसिटिक एनहाइड्रेट से करा दिया। किसका, ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट से कराया गया। जब ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट से कराया गया तो क्या बना, ध्यान से देखना, देखो मैंने क्या करा है, ये बॉन्ड यहां से टूटा है, बिल्कुल सेम ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन करिए। यहां से मैंने H निकाला, ठीक, यहां से मैंने H निकाला और इनको जाके वहां पे लगा दिया, एस्टर बन गया। और ऐसे एस्टर कितने बने, 4 बने, क्योंकि ये तो 4 थे ना, 1 2 3 4, ये 4 बारी बन गया। दूसरा फिर से एक बार सुनते हैं, ऐसा था, ठीक, इसको ध्यान से देखो, ऐसा था, और साथ में क्या था, साथ में रिएक्शन किससे कराया, एसिटिक एनहाइड्रेट से। ये कह रहा हूं मैं, ठीक। तो ये चीज निकल गई, जो बचा उसे जोड़ के लिख दिया, ये चीज निकल गई, H यहां से, ये यहां से, ये चीज निकल गई, मैं निकाल रहा हूं इसको, जो बचा उसे जोड़ के लिख दिया, एस्टर। तो ऊपर वाला ऐसा एस्टर बन गया, 4 एस्टर ये बन गया, 1 एस्टर ये बन गया। तो भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पे तो मौज हो गई। हमने इसका रिएक्शन कराया एसिटिक एनहाइड्रेट से, इसने एस्टर बनाया, और एस्टर भी कितने, कौन सा एस्टर बनाया, इसने बना डाला पेंटा एस्टर, 5 एस्टर बना डाले। इससे क्या प्रूफ हुआ, भैया इसके अंदर 5 अल्कोहल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। पेंटा एस्टर कब बन सकता है, 5 एस्टर कब बन सकते हैं, मैंने कार्बोक्सिल एसिड से रिएक्शन कराया, इसने 5 एस्टर बना डाले एक ही मॉलिक्यूल ने, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 OH होंगे। तो हमने पहले प्रूफ करा कि भाई ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, अब प्रूफ कर दे में 5 OH है, ठीक है जी। एक और मजेदार बात, हम सबने पढ़ा हुआ एक कार्बन पे कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पे कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ये 5 OH अलग अलग कार्बन पे ही हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ऐसा नहीं है भाई, अब बच्चा को ये कहने लगे क्या पता मास्टर जी ऐसा हो, OH यहाँ हो, यहाँ पर भी OH हो और ये H यहाँ हो। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक कार्बन में कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन में कभी भी 2 OH आते हैं तो पानी बन के निकल जाता है। तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, जब ये प्रूफ कर दिया हमने कि एक 5 एस्टर बने हैं तो मतलब 5 OH होंगे और 5 OH अलग अलग कार्बन पे होंगे। अब 6 कार्बन की मुझे कहानी समझ में आ गई है। पहली कहानी कि 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन पे लगे हुए हैं, दूसरी उस पे कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप भी कौन सा है, एल्डिहाइड वाला है, प्रूफ करा है। तीसरी बात, बाकी बचे हुए 5 कार्बन पे 5 OH हैं, ठीक है जी, 5 OH हैं। और शायद तुम्हें याद हो, मैंने लास्ट में बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता तो यही है ना, क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH वाला एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, यही बताई थी कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, जिसमें कायरल कार्बन, तो इसमें कायरल कार्बन दिख ही रहे, कायरल मतलब असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक की निशानी क्या बताई थी मैंने, जिस कार्बन के चारों चीज अलग अलग लगी हुई, यहाँ पे H लगा, यहाँ OH लगा, यहाँ CH लगा, यहाँ पे इतने सारे लगे हुए, ऐसे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 5वां कार्बन कायरल नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि 2 HH सेम हो गए, ठीक है जी। चलो अभी एक बात और प्रूफ करनी है। अब क्या करा गया, बहुत ध्यान से सुनना है तुम्हें, ये शायद मेरे बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी मुझे, मैं नहीं चाहता हूं पहले वाला साफ करूंगा, ये साफ कर दे, डेस्टिनेशन यहां तक तो तुम महान थे, ठीक है। एक चीज और, क्या, इसका रिएक्शन नाइट्रिक, ये एनसीडी बैक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराया गया। अब हम इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, 10th से ही पढ़ा हुआ है, नाइट्रिक एसिड तो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मगर पूरी ऑर्गेनिक में 11वीं और 12वीं की हमने नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं करा था, आज करेंगे।
तो ग्लूकोज को HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका एक फीचर है जो ऑर्गेनिक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहां पर है, ध्यान से सुनेंगे सब। ये क्या करता है, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिल में चेंज कर देता है। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये 4 OH ये सेम रहते हैं, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला कार्बन, इसको भी कार्बोक्सिल एसिड में चेंज कर देता है। ठीक, और एक एसिड बनाता है, इसका नाम है सैक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, ये था ग्लूकोनिक एसिड, ये है सैक्रिक एसिड। ये है ग्लूकोनिक एसिड, ये है सैक्रिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड, ये सैक्रिक एसिड। ठीक है जी। अच्छा, फिर से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे। यही चीज, ये क्या था, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर HNO3 से रिएक्ट कराया जाता है, ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर HNO3 से रिएक्ट कराया जाता है तो वो भी सैक्रिक एसिड बनाता है। इससे ग्लूकोनिक एसिड को जब HNO3 से रिएक्ट कराते हैं वो सैक्रिक एसिड बनाता है, ग्लूकोज को जब HNO3 से रिएक्ट कराते हैं वो भी सैक्रिक एसिड बनाता है। और हमें पता है, ध्यान सुनना ये सेंटेंस, हमें पता है कि जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड होता है उसमें 5 OH में से 4 OH सेकेंडरी है और 1 प्राइमरी OH है। तो यहां पर भी पक्की बात यही हुआ होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है सिर्फ प्राइमरी OH को ऑक्सीडाइज कर पाता है, सेकेंडरी OH को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा। देखो सेकेंडरी OH, समझ गए ना, सेकेंडरी OH, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो आगे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इनको इसको नाइट्रिक एसिड कुछ नहीं कर पाया, वो OH के OH है। मगर जो ये प्राइमरी OH, प्राइमरी एल्कोहल है, इस जिसमें कार्बन 1 कार्बन से लगा हुआ, आगे 2 कार्बन से लगा हुआ, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अभी हमने प्रूफ करा था कि इनमें 5 OH है। अब हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि उन 5 में से 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी OH है, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड, सैक्रिक एसिड बनाता है। ग्लूकोनिक एसिड भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, सैक्रिक एसिड बनाता है। और हमें पता है कि ग्लूकोनिक एसिड में भी 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी OH होता है, तो इसमें भी 4 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी OH होगा। और यहां तक तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी, क्या, कि ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो चुका है। जो हमने कहा, हमने एक एक बात प्रूफ कर दी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमने बोला था ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन है जिसमें 5 OH लगे हुए हैं, 1 प्राइमरी है, 4 सेकेंडरी और 1 एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। हमने वो 1 बाय 1 पूरा प्रूफ कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, जेई में क्वेश्चन या नीट में क्वेश्चन कैसे आता है, जेई नीट में जरा कुछ आता है, क्या होगा ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, लेकिन है, इसको छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन है। अच्छा सुनो फिर से, तो हमें ये बोला गया था कि ग्लूकोज का ये ओपन स्ट्रक्चर है, हमें प्रूफ करना था कि हाँ ऐसा ही है। तो हमने कहा जी देखो जी, पहले तो फॉर्मूले से मैच कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट गिनते रहो अपने हाथों पे, बाद में वीडियो स्टॉप कर करके तुम्हें नोट भी करना है, नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, तो पहला इससे मैच कर रहा है, किससे, फॉर्मूले से मैच कर रहा है। दूसरा, मैंने HI रेड फास्फोरस से रिड्यूस करा तो NHCN बन गया, NHCN बन गया तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, HCN से रिएक्ट कर रहा है तो साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया तो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक, उसके बाद ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया, तो ब्रोमीन वाटर से सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ग्लूकोज में जो हमने एल्डिहाइड सोचा वो एल्डिहाइड ही है, कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन दोनों सकते थे, इसमें एल्डिहाइड है। तीसरा, जब हमने इसका एस्टर बनाने की कोशिश करी तो 5 एस्टर बन के आए, 5 एस्टर बन के आए, तो इसका मतलब ये था कि 5 OH हैं, और फिर हमने ये प्रूव कर दिया उन 5 में से 1 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी हैं। कैसे, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के। ये हमारा ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर हमने प्रूव करा है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे चल रहे हैं। इसमें एक चीज मुझे और बताने, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनते हैं। सुनो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी हमने प्रूव करा ग्लूकोज ऐसा होता है। अच्छा, इसमें एक बात तुमने पता नहीं मुझे ध्यान दी है या नहीं दी है, मैंने कोशिश करी थी कि तुम शायद ऑब्जर्व करो। अब देखो, तुमने इतना ऑब्जर्व करा था नहीं या करा था। मैंने अभी तुम्हें सबसे पहले जब रिएक्शंस करा रहा था तो मैंने बताया था कि ग्लूकोज को HI से रिएक्ट करते हैं तो NHCN बनता है। मैंने NHCN बना के भी दिखाया था तुम्हें। अब एक बार जरा सोचो, दिमाग लगाओ, आज तक तुमने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं
ऐसे हॉरिजेंटली लिखते हो या वर्टिकली लिखते हो? वर्टिकली लिखे तुमने कभी? हमेशा ऐसे लिखते ना फॉर्मूले, तो रिएक्शन तो ऐसे लिखते सीधे सीधे। हॉरिजेंटली, वर्टिकली क्यों लिखा है? भाई साहब इसके पीछे बड़ा बहुत बढ़िया भयंकर लॉजिक है। इसको ऐसे ही लिखना है। 1891 में 1891 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फिशर। उसने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को में एक चीज और ऐड करी थी, वो भी बता रहा हूं मैं, और वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि 1902 में उस भाई को नोबेल मिला था इस चीज के लिए। भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है वो। अब वो चीज क्या, ध्यान से सुनो पहले। तो पहली बात तो जो ये बनाया, ये फिशर प्रोजेक्शन के अनुसार ही बनाया। साथ में उस भाई ने एक चीज ऐड करी जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है? वो क्या कहा कि भैया तीसरे कार्बन का जो OH है वो इधर है और H इधर है। उसने ये चीज ऐड कर दी। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छी सोचने की है, तीसरा कार्बन कौन सा, नीचे से ऊपर से? तो क्योंकि हम अगर ये सुनते हैं कि तीसरे कार्बन का OH इस तरफ रखना है, तो बालक कहता है यार चलो ठीक है ऊपर से रखना है। अब किसी से पूछो ना भाई ऊपर से क्यों गिना, तो कई तो कहते हैं रखा होगा यार, कुछ कहते हैं नहीं। हमने एक चीज पढ़ी थी, एल्डिहाइड और OH में से ना एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या मैं इस एल्डिहाइड को नीचे रख दूं तो तीसरा गिनना है, या इसको ऐसे ही रखना है? और ऐसे ही रखना है तो क्यों रखना है? इनका जवाब मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इस चीज का भी जवाब आएगा कि ये ऐसा ही क्यों बनाना है, और तीसरा जो गिनना है वो ऊपर से ही क्यों गिनना है, इसका जवाब आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो 1891 में साइंटिस्ट का नाम था फिशर। शायद कुछ बच्चों ने सुना होगा, पहले फिशर प्रोजेक्शन नाम की एक चीज होती है। उस फिशर ने बता दिया कि भैया जब तुम ग्लूकोज को ऐसे एडजस्ट करोगे तो तीसरे कार्बन, 1 2 3 तीसरे कार्बन का OH इधर है और H इधर है। ऐसा ही ग्लूकोनिक एसिड में, ऐसा ही सैक्रिक एसिड में, ऐसा ही ग्लूकोनिक में, ऐसा ही सैक्रिक में, तीसरे कार्बन का OH इधर। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा एक और बात, तुम देख रहे हो ग्लूकोज में 1 2 3 4, ये तो नहीं, 4 कार्बन क्या है? 4 कार्बन कायरल है। ये ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, ये असिमेट्रिक कार्बन है। और हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 16 इसके स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। 16, क्योंकि हमने यही पढ़ा हुआ है, ये 16 इसके आइसोमर गिनाए जाएंगे, 16 आइसोमर बने जाएंगे इसके, क्योंकि ये इसमें क्या है, कायरल कार्बन कितने, 4 कार्बन है, ये फॉर्मूला शायद तुमने सुना होगा। तो इसमें क्या होगा, 16 हमारे आइसोमर्स बन सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, जेई के लिए था, CBSE के लिए नहीं था ये। ठीक है जी, तो आज हमने क्या प्रूफ करा? हमने ये प्रूफ करा क्या कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है, और बिल्कुल उसको प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई हाँ भाई देखो जी ये है। दूसरा, फिर हमने ये भी बताया लास्ट में कि यार तीसरे पे OH इधर है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में ये कि ऐसा ही क्यों लिखा ये बताया जाएगा। इस ओपन स्ट्रक्चर में 1-2 गलतियां वो बताई जाएंगी, फिर अगला क्लोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कल की क्लास होने वाली है। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पता लगेगा असल में जो बचपन से चलता आ रहा है, और मैंने बहुत बारी बच्चों को पहले बताया कि ग्लूकोन डी में डी का मतलब क्या है। ग्लूकोन डी सबने पिया ना, ग्लूकोन डी में उस डी का मतलब क्या है वो नेक्स्ट क्लास में पता लगने वाला है। ठीक है भाई, मैं चाहूंगा जब तक तुम इसको 1-2 बार देख के इसके यहां तक के नोट्स बना लो। फिर मिलते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम बच्चों, कल हमने 12th क्लास बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज पढ़ा था, और हमने ये सीखा था कि ग्लूकोज जो होता है वो ऐसा होता है। उम्मीद है तुमने कल की क्लास देख ली है, और अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास नहीं समझ में आएगी। आराम से कल की क्लास अटेंड करके पहले नोट्स बना लो, तो ताकि ये आज की क्लास को समझ में आ जाए। कल हमने प्रूफ करा था, कल की क्लास में हमने प्रूफ करा था कि हमारा ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि भाई ये अपना ओपन स्ट्रक्चर है, इसमें एक एल्डिहाइड है, 5 OH हैं, जिनमें से एक प्राइमरी है, 4 सेकेंडरी, और लास्ट में मैं बता के गया था कि साइंटिस्ट था जिसका नाम था फिशर।
उसने ये बताया था कि भैया ऊपर से तीसरे में OH इधर और H इधर होता है। और मैंने आज के लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि हम आज तुम्हें ये बताएंगे कि ये ऊपर से का मतलब क्या है, हमने इसको वर्टिकली क्यों लिखा है, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं लिखा इस स्ट्रक्चर को। और एक मैंने बताया था कि हम ये भी बताएंगे कि ग्लूकोज में जो हम ग्लूकोन डी पढ़ते हैं उसमें डी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते हैं। देखो बच्चों, तो एक साइंटिस्ट अपना जो फिशर था, इस प्रोजेक्शन को समझ लें, ध्यान सुनना। एक साइंटिस्ट जो अपना फिशर था उसने फिशर प्रोजेक्शन दी। और फिशर प्रोजेक्शन क्या चलती है, फिशर प्रोजेक्शन में उसने बोला कि भैया पहले तो वर्टिकल चलना है, ठीक, वर्टिकल ही बनती है फिशर प्रोजेक्शन। और अगर तुम ध्यान से सोचो तो यार ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज 2D नहीं होते, वो 3D होते हैं, लेकिन 3D से 2D में कन्वर्ट करके प्रोजेक्ट करना, यही फिशर प्रोजेक्शन है। तो इस फिशर प्रोजेक्शन का एक रूल है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, वो हमें पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा कि ऊपर से तीसरे नंबर का, ऊपर से भी नहीं लिखा होना, तो लिखा हुआ तीसरे नंबर का जो OH होगा वो इधर करना है। अब तीसरे नंबर के OH का मतलब क्या है, फिशर प्रोजेक्शन ये कहता है कि जब भी तुम कोई भी कंपाउंड बनाते हो, नॉट ओनली ग्लूकोज, कोई भी कंपाउंड बनाते हो, जब भी तुम ऐसे लिखोगे तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन सबसे ऊपर होना चाहिए। बच्चों को यह भ्रम होता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड को पहला नंबर इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, जो हमने नोमेनक्लेचर प्रेफरेंस पढ़ी है। नहीं, फिशर प्रोजेक्शन में कहा जाता है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, जो नीचे वाले जो कार्बन है वो अल्कोहल वाले हैं। हम सबको पता है अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट अल्कोहल से ज्यादा एल्डिहाइड में है। तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसको सबसे ऊपर रखना है, वर्टिकली लिखने सारे फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन, और उसमें भी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन सबसे ऊपर रखना है। और जब मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन सबसे ऊपर हो जाएगा उसके बाद वो कह रहा है कि तीसरे कार्बन को OH यहां होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने बताया था कि फिशर ने प्रूव करा था, और उसको 1902 पे इसके लिए नोबेल भी मिला था। अब यहां पर ना एक बात बहुत ही सुंदर चीज हो रहा है कि हम सबको पता है, हमने वो पढ़ा था हेलोएल्केन हेलोएरीन में कि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बन होते हैं, कंपाउंड्स जो हमने पढ़े थे। तो कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, कुछ लीवो रोटेटरी होते हैं, कुछ राइट में लाइट को मोड़ देते हैं, कुछ लेफ्ट में लाइट को मोड़ देते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों को ना कुछ महसूस हो रहा था कि यार ये जो हम ग्लूकोज बना रहे हैं ये बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, मैंने 2 की वजह n करके 16 क्लास 2 में मैंने कहा था इसके 16 स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं। अब मान लो मैं किसी बच्चे को कहता हूं कि ग्लूकोज बना दे, अब ग्लूकोज ये है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज तो ये OH इधर इधर ऐसे कुछ हो, वो भी ग्लूकोज ही कहलाया जाएगा ना, है तो वो भी आइसोमर ही। वो बात अलग है कि जो मेरी बॉडी में काम कर रहा है वो ये वाला ग्लूकोज है। मैं फिर से बोल देता हूं, ग्लूकोज तो सारे ही है ना। अगर OH इधर, मान लो चौथे कार्बन का भी OH इधर हो गया, ठीक, तो उसके एक अलग नाम आता है, लैक्टोज कह देते हैं उसको। लेकिन यार फॉर्मूला घूमने तो सबको सेम ही चलता है, तो बंदा कैसे समझेगा, कोई किसी स्टूडेंट को मैं कैसे बताऊं। जैसे जब हमें स्टार्टिंग में हुआ था कि हमें ब्यूटेनॉल लिखना है, तो हम कहते थे भैया ब्यूटेनॉल तो ये भी है, और ब्यूटेनॉल ये भी है। तो हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं, मेंशन कर दो ब्यूटेन 2 लिखना है हमें। तो हमें नॉमेनक्लेचर से उसको और स्पेसिफाई करा ना कि ऐसे करना है। तो साइंटिस्ट लोगों को एक नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सबसे मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन एक ग्लूकोज था उसको चुन लिया, ग्लूकोज नहीं, एक जो कार्बोहाइड्रेट था उसको चुन लिया। अब सबसे पहले सोचो कि कॉमन कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्लास नंबर 1 जो सबसे पहले देखी है तुमने, तो क्लास नंबर 1 में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या बताई गई है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब जरा सोचो इससे ज्यादा बेसिक कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है? भाई पॉलीहाइड्रोक्सी है तो कम से कम 2 OH तो होने ही चाहिए, एल्डिहाइड भी आ गया, ठीक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हो, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। अब मैं कहता हूं, तुम कहते हो कि नहीं यार सर ऐसे भी रख के देख लो एक बारी, जरूरी थोड़ा ऐसे रख के देख लो। तो हम सबको पता है यार एक कार्बन पे एक OH, तो ये मजेदार है ही नहीं,
दो कम से कम, पॉलीहाइड्रोक्सी कम से कम दो तो रखो, डेफिनेशन ये है। तुम कहते दोनों इसी पे रख दो तो हम कहेंगे वैसे देखो दो जगह पे फिट नहीं बैठ रहा ये चीज, क्या कि एक तो दो OH एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते, और अगर दो OH एक कार्बन तुमने किसी तरह स्टेबल कर भी दिए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, कायरन नहीं रहा, तो असिमेट्रिक नहीं रहा कार्बन, ये तो कार्बन एसिमेट्रिक नहीं रहा ना। तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है? ये 3 बंदों वाला, इससे छोटा नहीं हो सकता कोई भी, दो कार्बन वाला या एक कार्बन वाला नहीं हो सकता, सबसे छोटा है। और तुम्हें पता हो तो अच्छी बात है, वरना याद कर लो, इसे ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। क्या कहते हैं इसको? ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। और दूसरी बात, एक और बात, मुझे पता है, मुझे सिर्फ ये ज्ञान है, मुझे पता है, मैंने इसको देख के नहीं बताया, क्या कि ये ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसको अगर तुमने ढंग से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि हम किसी को देख के ये तो बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, मगर हम कभी भी ये नहीं बता सकते थे कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है। ठीक, तो मुझे देख के तो पता लगा यार ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, मगर ये डेक्स्ट्रो या लीवो ये हम देख के नहीं बता सकते थे। मुझे पता था, प्रीवियस पता था, किताबों में पढ़ा है, तुम्हें भी ऐसे ही होना, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब अगर ये है तो मुझे ये भी पता है कि भैया जो इसका मिरर इमेज होगी, जो इसका इनेंशियोमर होगा, पक्की बात है अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो वो लीवो रोटेटरी होगा। ये पढ़ा हुआ है हमने कि भाई कि हमें ये पता है कि ये भी ग्लिसरल्डिहाइड है, क्योंकि ये ग्लिसरल्डिहाइड तो ये भी ना, ग्लिसरल्डिहाइड क्या बोला, 3 कार्बन 1 एल्डिहाइड 2 OH, ठीक, तो वो इसमें भी, वो इसमें भी है, और एक कार्बन जो बीच वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, वो इसमें भी है, इसमें भी है। अंतर क्या है? इसमें OH इधर है, इसमें OH इस तरफ है, तो क्या है दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है, पढ़ा हुआ है हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में या हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, ठीक है जी, या आपस में एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है, तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई दोनों इनेंशियोमर आपस में अपोजिट रोटेशन दिखाते हैं। अब ये मुझे ज्ञान है, प्रीवियसली ज्ञान है। अब जरा आज की सबसे मेन लाइन सुनो, क्या करा गया, देखो मेन लाइन है, ध्यान से सुनना, क्या करा गया, साइंटिस्ट लोगों को लगा यार एक नॉमेनक्लेचर और देनी है हमें, मतलब थोड़ा और अच्छी तरह से स्पेसिफाइक हो पाए, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, चाहे वो अमीनो एसिड्स हैं, चाहे वो DNA कुछ भी है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके लिए एक नॉमेनक्लेचर हो रखी कि जिनके आखिरी के 2 कार्बन, अब देखो यहां पर एक बहुत बड़ा शब्द आ गया, आखिरी के 2 कार्बन कैसे डिसाइड करें? फिशर प्रोजेक्शन डिसाइड होंगे, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन ने ये नहीं बताया आखिरी का मतलब क्या है, तो मैं बता रहा हूं कि फिशर प्रोजेक्शन हमारी किताब ने नहीं बताया कि आखिरी मतलब क्या है। तो आखिरी का मतलब क्या है कि फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से वर्टिकली रख के मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को सबसे ऊपर रख के अब आखिरी के 2 कार्बन देखने हैं मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि वही बात आ गई ना, जैसे मैं क्या कहता कि अगर मैं एल्डिहाइड को ऐसी जगह ऐसे रख दूं तो क्या ग्लूकोज नहीं होगा? होगा, लेकिन प्रोजेक्शन ऐसे ही करनी है, एल्डिहाइड नीचे से नहीं रखना, कभी भी बोला है ना मैंने। तो अब मैंने क्या बोला है कि जिसके भी आखिरी के 2 कार्बन फिशर प्रोजेक्शन में रखने पर, जिसके भी आखिरी के 2 कार्बन डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरल्डिहाइड जैसे हो, उसके नाम क्या है कि डी लगाना है, नाम। अब इस डी का मतलब ये नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, नहीं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, लीवो रोटेटरी हो सकता है, ठीक। इस डी का मतलब ये नहीं है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इस डी का मतलब, ये वाला डी का मतलब कैपिटल डी लगाया मैंने, ठीक। इस डी का मतलब है कि इसके आखिरी के 2 कार्बन डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरल्डिहाइड जैसे हैं। अगर मैं ऐसे मान लो, उदाहरण के लिए अगर मैं ग्लूकोज ऐसे बना देता तुम्हारे लिए, अगर मैं ग्लूकोज एक ऐसे बनाता तुम्हारे लिए, जैसे ये वाला ग्लूकोज है, CHO HOH OHH HOH OHH CH2OH। अब तुम देख रहे हो क्या क्या अंतर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिरी के 2 कार्बन पलट गए मेरे, ठीक। तो इसके आखिरी के 2 कार्बन कैसे हैं? लीवो रोटेटरी ग्लिसरल्डिहाइड जैसे है, तो इसके नाम क्या है? L लगेगा। तो अगर तुमने सुना हो कि हम ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं,
ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तो डेक्सट्रोज का मतलब क्या है? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ग्लूकोज मेरे पास बहुत तरह के हैं, 16 तरह के, तो मैंने इसमें बताई दी कल, ठीक, कि 16 तरह के हो सकते हैं। उनमें से जो हमारी बॉडी के लिए है वो ये वाली फॉर्म है। इसमें भी अभी 2 फॉर्म बनेगी, इसमें से हमारी बॉडी के लिए ये वाली फॉर्म है। तो मैं सब कुछ इसके लेके चल रहा हूं, सब कुछ इसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से सुनो कि साइंटिस्ट लोगों को लगा कि यार एक नोमेनक्लेचर और देना चाहिए। अब एक नोमेनक्लेचर और देना चाहिए, उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सिंपल सी काम करी कि भैया सबसे बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लिसरॉल्डिहाइड था। जो सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसको मेन बना दिया कि कहते हैं ये डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, सबको बता दे भाई ये डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, ये लीवोरोटेटरी होता है, सबको बता दे भाई लीवोरोटेटरी होता है। और कहते हैं कि कोई भी बायोमोलिक्यूल जिसके आखिरी के 2 कार्बन इसके जैसे दिखाई देंगे उसके नाम के आगे डी लगा दो, जिसके आखिरी के 2 कार्बन इसके से दिखाई देंगे उसके नाम के आगे एल लगा दो, ठीक। तो अब इसका नाम क्या है? जैसे इस ग्लूकोज का नाम क्या है? इसका ग्लूकोज का नाम है डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब ध्यान से समझना जो मैं कहना चाहता हूं, मैं ये जरूर बताना चाहता था तुम्हें। देखो बच्चों, इस डी का मतलब है कि इसके आखिरी के 2 कार्बन डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे। इस प्लस का मतलब क्या है? ये फिर से मुझे पहले से पता है, ये तुम्हें अब पता कर लेना है कि ये खुद भी डेक्सट्रोरोटेटरी है। क्या ये भी हो सकता था शायद ये खुद लीवोरोटेटरी होता, आखिरी के 2 कार्बन इसके ऐसे होते, वो तो नेमिंग पे चले गए, लेकिन शायद इसकी नेचर खुद की नेचर होती कि मैं तो लीवोरोटेटरी हूं, तो हम इसी चीज को लिख देते डी माइनस ग्लूकोज, ठीक। मुझे पता है ये स्ट्रक्चर जो मेरी बॉडी में काम आता है, जो तुम्हारी बॉडी में काम आता है, जो ये स्ट्रक्चर है ये डेक्सट्रोरोटेटरी होता है खुद भी, और आखिरी के 2 कार्बन इसके जैसे भी हैं। तो ये जो आया है ये किसके लिए आया? ये आया है नेमिंग की वजह से, और ये पॉजिटिव किसके आया है? ये इसके नेचर की वजह से है। किसी किताब में ये ऐसा भी लिखा होता है डी ग्लूकोज। अब ये डी ग्लूकोज का मतलब यहां पर देखो कंफ्यूजन है। अब मैं बोलूं कैसे, कैपिटल डी स्मॉल डी ग्लूकोज, तो यार ये अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसलिए स्मॉल डी को ना नेचर को पॉजिटिव नेगेटिव से लिखना शुरू कर दिया, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया था। तो फिर से बोल रहा हूं, अगर स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखा हुआ है तो वो उसका मतलब, जैसे मान लो किसी कंपाउंड के आगे लिख दिया मैंने स्मॉल डी, तो मतलब उसका नेचर है लाइट को डेक्स्ट्रो मोड़ने का। मगर किसी कंपाउंड के आगे लिख दिया मैंने कैपिटल डी, तो इसका मतलब क्या है? वो उसकी नेमिंग है, उसके आखिरी के 2 कार्बन डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे होते हैं, वो खुद डेक्सट्रोरोटेटरी नहीं है। वो डेक्सट्रोरोटेटरी है या नहीं है वो तो देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट में देखना पड़ेगा। अगर हो तो स्मॉल डी लगा दो या पॉजिटिव लगा दो, अगर नहीं हो लीवोरोटेटरी हो तो इसके आप लगा दो स्मॉल एल या नेगेटिव लगा दो। अब मैंने एक बात कही थी, अब मुझे नहीं पता तुमने कितनी ध्यान से सुनी है कितनी ध्यान से नहीं सुनी है, ध्यान से मैं जो कहता हूं सुनो। मैंने एक बात बोली, जिनके आखिरी के 2 कार्बन ऐसे हों, ऐसा कोई भी बायोमोलिक्यूल उसके नाम के आगे डी लगा देना। अब बच्चे का ना दिमाग, चलने वाले बच्चे का दिमाग यहां पर ना बड़ा तगड़ा दौड़ता है, कहते हैं यार सर ने बोला बायोमोलिक्यूल, अब करोड़ों बायोमोलिक्यूल यार, करोड़ों तरह के प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स कितने तरह के अमीनो एसिड है? 20-22 तरह के अमीनो एसिड्स हैं। क्या सबके आखिरी के 2 कार्बन में HOH CH2OH होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। कितने विटामिन हैं, कितने बायोमोलिक्यूल हो सकते हैं, कितने ग्लूकोज फ्रक्टोज, पता नहीं कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, सबके में यही होगा। यहाँ पे C, यहाँ पे HOH CH2OH, या यहाँ पर OH इधर आ जाएगा, सब में ये वाला फीचर मिल सकता है, मतलब यही वाली एलिमेंट OH ही हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जितने बच्चे बायो वाले हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, उनको पता होगा भाई देखो इस चीज का ढंग से नोट्स बना लेना, ये बड़े काम की चीज है, और ये काम की चीज है, और ये बच्चा ढंग से नहीं सुनता तो कंफ्यूजन हो जाती है। क्योंकि हेलो एल्केन में बताते हैं कि हम कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते कि वो डी है या एल है। इधर बताते हैं हम कंपाउंड को देख के बता देते हैं कि वो डी है या एल है। तो दोनों जगह सही बोल रहे हैं, बस हमने गलत सुना है। हेलो एल्केन में बोला गया हम नहीं बता सकते कि वो कंपाउंड डी या एल है, वो डी और एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात कर रहा है, वो नेचर है, नेचर नहीं बता सकते। लेकिन देखकर हम बता सकते हैं कि वो कैपिटल डी या कैपिटल एल है। ठीक है, चलो मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। मैं कहता कि हमारे जितने भी ये बायो वाले बच्चे, उनको एक नाम सुना है, या बायो वाले बच्चे ना भी हो, जितने भी जिम में जाते हैं, डोले वोले बनाते हैं, वहां पे उनको पता होगा डब्बों पे लिखा होता है एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स। क्या होता है एमिनो एसिड्स? ये होता है एमिनो एसिड्स।
RCHCOOH अमीन वाला एसिड, अमीनो एसिड। अब जैसे शायद बायो वाले बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो तुम भी सुन लो, इसी चैप्टर में आगे है, अगर नॉन मैड वाले तो भी सुन लो। इस तरह की सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अब एनसीईआरटी में किताब में अगर तुम पढ़ोगे ना तो पता क्या लिखा हुआ है कि यार प्रोटीन किससे बना है जी, अमीनो एसिड से बना है। जैसे स्टार्च किससे बना है, ग्लूकोज से बना है, तो प्रोटीन किससे बना है जी, अमीनो एसिड से बना है। अब जब प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है तो यार, और फिर उसमें एक स्पेशल लिखा हुआ है, चाहो अभी एनसीईआरटी खोल के देख लो, उसमें लिखा हुआ है एल टाइप अमीनो एसिड से बना है। अब बच्चा कहता है ठीक है ना, चलना आगे, रट्टा मारना, आगे चलना, क्या दिक्कत है। वो जो ये सोचता ही नहीं यार, इसमें तेरे को एल वाली चीज कहां दिख रही है। बच्चा नहीं सोचता कि यार एल वाले में तो OH CH2OH था ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अमीन है, ये तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। ये तो फिर ये हमने इसके नाम क्या कैसे लगाया। तो मैंने तुम्हें बार बार एक बात बोली, शायद तुमने नहीं सुनी, मैंने कहा जिसके आखिरी के 2 कार्बन इसके जैसे हो। अब ये जैसे में पूरा का पूरा जेई घुसा हुआ है। एनसीईआरटी तो इतना लिखा कर हो गया, मेरा काम खत्म, चलो आगे चलते हैं। सीबीएसई तो इतना हुआ, काम खत्म, चलो आगे चलते हैं। ये जैसे का मतलब क्या है। अब इसको इन्होंने एल अमीनो लिख दिया, ये जैसे तो जस्टिफाई नहीं हो रहा यार, ये तो उसके जैसे शक्ल दिख ही नहीं रही इसकी शक्ल, मतलब मेरा मतलब है ग्रुप ही नहीं मैच कर रहे ना, मैं कैसे डिसाइड करूंगा वो जिधर एच इधर, मैं इसको एल कैसे कह सकता हूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एल है। अब वो उन्होंने एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी में गलत कभी नहीं लिखते, उन्होंने इतना लिख के छोड़ दिया कि अब देखते हैं बच्चे की क्यूरियोसिटी कितना समझता है। जेई में क्वेश्चन मार देते हैं इसका कि बतावे जैसे का मतलब क्या है भाई, ये एल है या डी है, ये बता दे, देख के बता दे। अब बच्चा जब एल डी अगर मान लो देखने के लिए आ गया, मान लो इसको मैं बोल दूं, मुझे नहीं पता मैंने एल बताया बनाया या डी बनाया, मुझे नहीं पता, मैं भी करके दिखूंगा तुम्हारे सामने, तो मुझे पता लगे एल है या डी है असल में। फिर मैं कहूंगा नहीं, अगर ये डी भी बन गया ना तो नहीं यार, इसका अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड का जो पॉलीमर होगा वो प्रोटीन ही होगा, एल वाले का ही अमीनो एसिड का पॉलीमर होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि ये डी और आखिरी के 2 कार्बन डेक्सोटेट्राग्लिसरॉल्डिएट जैसे मिलने का मतलब क्या है शक्ल में, क्योंकि शक्ल तो मैच नहीं खा रही। तो इसका मिलने का मतलब क्या है, इसका मिलने का मतलब बहुत ही सुंदर है, जेई का एक टॉपिक है CIP रूल। 3 साइंटिस्ट है, भयंकर रूल देखे गए, चैन इनगोल्ड प्रीलॉग, चैन इनगोल्ड प्रीलॉग। अगर तुम्हें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, जेई का टॉपिक है, जिससे पता लगेगा ये जैसे का मतलब क्या है, तो भाई मुझे कमेंट में बता देना कि सर बता दो ये चैन इनगोल्ड प्रीलॉग कैसे। सीबीएसई का नहीं, सीबीएसई यहां पे खत्म हो गई है, ठीक है। अगर बता देना, बता दोगे टाइम से, तो नेक्स्ट क्लास सीआईपी की ही होगी, फिर उसमें बताया जाएगा ये जैसे मतलब क्या है, ठीक है। अभी तुम क्या करोगे, अपनी वीडियो को दोबारा देखो, एक बारी पूरी क्लास दोबारा लो, स्टॉप कर करके एनसीईआरटी रीड करो एक बारी, यहां तक की नोट्स बनाओ, मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम बच्चों, आज की क्लास में हम बायोमोलिक्यूल को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम्हें याद हो तो पिछली क्लास तक, क्लास नंबर 3 तक, मैंने तुम्हें ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा था, और ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में काफी बातें एक्सप्लेन करी थी हमने कि ये हमारा ग्लूकोज है, इसमें एक एल्डिहाइड है, इसमें 6 कार्बन लगे हुए हैं, तीसरे कार्बन पे OH ऐसे है, तीसरा कार्बन कैसे गिनना है जी, ऊपर ऐसे ही लिखना है, मैंने सारी बातें बताई थी तुम्हें। 4 सेकेंडरी OH है, 1 प्राइमरी OH है, हम ये बातें डिस्कस करके गए थे और हमने इसको प्रूफ कराया था कि हाँ भी ऐसा है, साइंटिफिकली केमिकली प्रूफ करा दिया था इसको कि ग्लूकोज में ऐसा ही होता है, स्ट्रेट चेन होती है, एक एल्डिहाइड होता है और 4 सेकेंडरी OH है, एक प्राइमरी OH है, हर कार्बन पे अलग अलग OH लगा हुआ है। आज हमें क्या करना है, आज का टॉपिक हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर की लिमिटेशन पढ़नी है कि स्ट्रक्चर की, ओपन स्ट्रक्चर की, चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन क्या है, कहां पर ये स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। क्योंकि हमने पिछली बार इसके वो तो पढ़ लिया, सपोर्ट में क्या क्या चीज थी, अब इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे।
तो ध्यान दो, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड को प्रूफ करने के लिए, भाई एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ, हम HCN से रिएक्शन कराते थे इसका और इसका ऑक्साइम बनाते थे। तो हम कहते थे HCN से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइम बना रहा है, तो इसका मतलब इसमें कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब एक बार इधर अपनी एनसीईआरटी को पकड़ो और एक चैप्टर जो है अपना चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर में जहां पर ये समझा रखा है कि भाई अगर कार्बोनाइल ग्रुप होता है तो वो HCN से रिएक्ट करता है, तो उसके साथ में ही एक बात और समझा रखी है कि भैया जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो HCN के साथ NaHSO3 से भी रिएक्ट करता है। दोनों साथ साथ आ रखे कि भाई जो कार्बोनाइल से रिएक्ट करेगा, कार्बोनाइल जो है, कार्बोनाइल का जो वो है कंफर्मेशन है वो HCN से रिएक्ट करना है, NaHSO3 से रिएक्ट करना है, ऑक्साइम बनाना है, 2,4-DNP टेस्ट देना है, स्किफ टेस्ट देना है। ठीक है भैया, मगर अब ग्लूकोज की पहली लिमिटेशन क्या है कि ये HCN से तो रिएक्ट करता है, लास्ट टाइम बताया था, मगर मजेदार बात ये है कि NaHSO3 से रिएक्ट नहीं करता। अब ये बड़ा अटपटा है यार कि यार अगर तू एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल है, तो HCN से रिएक्ट कर रहा है तो NaHSO3 से भी रिएक्ट कर, ये नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाता कि भाई क्यों नहीं करता इस स्ट्रक्चर से, तो भैया पता ही लग रहा है ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से दोनों से रिएक्ट करना चाहिए। अब ये NaHSO3 से रिएक्ट नहीं करता, ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, ये स्किफ टेस्ट नहीं देता, HCN से रिएक्ट कर रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात है, ऑक्साइम टेस्ट दे रहा है, ये बड़ी अजीब बात है जो इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाई, पहली लिमिटेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ग्लूकोज। दूसरी लिमिटेशन हमने पढ़ाया था कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्साइम टेस्ट देता है, ठीक है। फिर हमने लास्ट टाइम में ये भी बताया था कि ग्लूकोज जो होता है इसका इसमें 5 OH है, तो ग्लूकोज जो होता है जब एसिडिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट करता है तो हमने एक बात करी थी वो पेंटा एस्टर बना देता है। अब हम सबको पता है जो पेंटा एस्टर बनेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा, वो अल्कोहल पे रिएक्ट करेगा, इस पे तो नहीं करेगा ना रिएक्शन, अल्कोहल पे रिएक्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से मिलकर एस्टर बनाता है, तुमने 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो पेंटा एस्टर बनेगा, जो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट करेगा, वो अल्कोहल पे रिएक्ट करेगा ना, इस पे तो रिएक्ट नहीं करेगा। मगर मजेदार बात यह है कि ग्लूकोज का पेंटा एस्टर ऑक्साइम टेस्ट नहीं देता। अब ये बड़ी अजीब बात है यार, ऑक्साइम टेस्ट कौन दे रहा था? ऑक्साइम टेस्ट तो ग्लूकोज का ये एल्डिहाइड दे रहा था ना। अब पेंटा एस्टर रिएक्ट हुआ तो पेंटा एस्टर से कौन रिएक्ट हुआ है? तो ये नीचे वाले 5 कार्बन रिएक्ट हुए। अब ग्लूकोज का पेंटा एस्टर ऑक्साइम टेस्ट क्यों नहीं दे रहा? रिएक्शन तो नीचे से हुआ होगा पेंटा एस्टर का, करके भी दिखाया था मैंने क्लास में, उसमें एल्डिहाइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब एल्डिहाइड पहले वाला टेस्ट दे रहा था, ऑक्साइम टेस्ट दे रहा था, लेकिन उसका एल्डिहाइड को पेंटा एस्टर बना दिया। आप कर रहे हैं तो अब नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई? इससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, ये तो नहीं बता सकता, इससे तो एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। तो ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर की या चेन स्ट्रक्चर की दूसरी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या थी कि ग्लूकोज HCN से रिएक्ट कर लेता है लेकिन NaHSO3 से रिएक्ट नहीं करता। दूसरी लिमिटेशन, ग्लूकोज तो ऑक्साइम बना लेता है लेकिन इसका पेंटा एस्टर ऑक्साइम नहीं बनाता, ठीक है जी। तीसरी लिमिटेशन, ग्लूकोज की 2 फॉर्म पाई जाती हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। दोनों अलग अलग तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर वो सॉल्यूशन बना के 30 डिग्री के आसपास कंडेंस करोगे तो ये अपना अल्फा फॉर्म बनेगी, और 98 डिग्री के आसपास कंडेंस करोगे तो बीटा फॉर्म बनेगी। ये दोनों के दोनों फॉर्म्स आपस में एनोमर्स होती है, दोनों अलग अलग फॉर्म हैं, कंफर्म्ड है, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक रोटेशंस भी अलग अलग होती है। दोनों अलग अलग डिग्री में मुड़ रहा होता है, ये कुछ 111 डिग्री के आसपास मुड़ रहा होता है, ये कुछ 19.2 डिग्री के आसपास मुड़ रहा होता है राइट में लेफ्ट लाइट को। मगर ग्लूकोज की ये 2 फॉर्म कहां से आ गई? हम तो ये पढ़ा था ना। अब इसमें और क्या अंतर है कि अल्फा फॉर्म बोल दूं या बीटा फॉर्म बोल दूं? इसमें कुछ तो अंतर होगा कि ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कि कौन सी, मतलब इसमें क्या मॉडिफिकेशन है कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म पता लग जाए। तो भाई 3 भयंकर लिमिटेशन है इस ओपन स्ट्रक्चर की जो तुम्हें हमेशा टिप्स पे रहनी चाहिए। पहली, ग्लूकोज जो है वो HCN से रिएक्ट करता है लेकिन NaHO से रिएक्ट नहीं कर पाता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे पाता,
स्किप टेस्ट नहीं दे पाता। अगर तुम ध्यान से अगर तुमने जो अभी देखा हो सीबीएसई ने 2-4 दिन पहले अपने सैंपल पेपर निकाले, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन क्या है, तो उसमें वाला दे रखा है कि कौन सा टेस्ट नहीं दे रहा, 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा, लिखा हुआ उसमें, क्वेश्चन है ये, देखना ध्यान से। अच्छा जी, दूसरा कि ग्लूकोज का जो पेंटाएस्टर होता है वो एंजाइम टेस्ट देना बंद कर देता है, वैसे ग्लूकोज दे रहा होता है एंजाइम। तीसरा, ग्लूकोज के 2 एनोमेरिक फॉर्म होती है। देखो मैंने शब्द ध्यान रखो, मैंने एनोमेरिक बोला, इनैंशोमेरिक नहीं बोला। इनैंशोमर अलग होता है, एनोमर अलग होता है, बता रहा हूं एनोमर्स क्या है। ग्लूकोज की 2 एनोमेरिक फॉर्म होती है, लेकिन ग्लूकोज की 2 एनोमेरिक फॉर्म जो है अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, वो इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाती। और सबसे एक और बात है, चाहो तो चौथी लिमिटेशन बना सकते हो, ये जो 2 अल्फा और बीटा फॉर्म है ना, ये आपस में क्या करती है, आपस में म्यूचुअली रोटेट होती है। मतलब क्या इस चीज का कि अगर तुम ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म को पानी में डाल दोगे तो कुछ देर बाद वो बीटा में चेंज होने लग जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। एक ऐसा इक्विलिब्रियम बनेगा जिसमें तकरीबन 32% के आसपास ये होता है और 64, 65, 34 और 64 ऐसा कुछ इनका रेशो हो जाता है, कुछ 30, 40 में 60 में कुछ रेशो हो जाता है कि भाई अल्फा फॉर्म छोड़ोगे तो बीटा में कन्वर्ट होकर थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बीटा फॉर्म में छोड़ोगे तो अल्फा फॉर्म में आके थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अल्फा का बीटा में चेंज होना, बीटा का अल्फा में चेंज होना, इसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। एक्चुअल शब्द है म्यूचुअल रोटेशन, आपस में म्यूचुअली रोटेट होना, म्यूटा रोटेट होते हैं ये। मगर इस स्ट्रक्चर से हम वो कुछ भी पता नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या पढ़ना है, ग्लूकोज के इस ओपन स्ट्रक्चर हमने समझा लास्ट क्लास में, आज पता लगा उसमें 2-3 लिमिटेशन है, भयंकर लिमिटेशंस है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, ग्लूकोज का एक और स्ट्रक्चर पढ़ना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना है वो। और फिर उस साइक्लिक स्ट्रक्चर से ये सारी लिमिटेशन जो थी वो सारी की सारी हमें एक्सप्लेन हो जाएगी। और आज के बाद हम फिर जब ग्लूकोज का जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। तो हम ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो बच्चों, यहां पर तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई ये देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में जब अल्कोहल रिएक्ट करता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देता है। मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये कंपाउंड बन के आ जाएगा। और अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप, याद करो, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इसे कहेंगे हेमीएसिटल। अगर ये कार्बोनाइल कीटोन है तो इसे बोलेंगे हेमीकीटल। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये था इथेनल तो ये बनेगा इथेनल का हेमीएसिटल, ये हेमीएसिटल है। एक बार और रिएक्शन करा दूंगा जब मैं इसकी अल्कोहल से, तब बनेगा ये एसिटल। अगर कीटोन होता तो मैं कहता हेमीकीटल और कीटल, ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। चलो भाई, अब इस बात को यहां लगा रहे, ध्यान देना। ये मेरा ग्लूकोज है, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड, दूसरे कार्बन पे OH, तीसरे कार्बन पे OH, HOH, पांचवें कार्बन पे, और ये छठे कार्बन। अब क्या पढ़ा था मैंने भी, क्या पढ़ा है भाई, कि कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप होता है, अल्कोहल के साथ मिलकर हेमीएसिटल बना लेता है। ये लो भाई एल्डिहाइड, ये बहुत सारे अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, ये बहुत सारे अल्कोहल। तो होता क्या है, होता सिर्फ ये है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज की कुछ ऐसे ओपन स्ट्रक्चर था, यही था ना, ऊपर एल्डिहाइड नीचे अल्कोहल लगे। तो नीचे वाले अल्कोहल में से, नीचे वाले जो कार्बन है इसमें से पांचवें कार्बन का अल्कोहल ऊपर वाले, ऊपर जाके यहां पर ऐसे इससे हेमीएसिटल बना लेता है। वंस मोर, ये एल्डिहाइड है, यहां पे एल्डिहाइड था, यहां पे एक कार्बन, मतलब ऐसे कार्बन लगे थे, तो पांचवें कार्बन का OH पहले कार्बन के एल्डिहाइड से जाके वो हेमीएसिटल बना लेता है, ठीक है जी। इसलिए क्या होता है, ये ऐसा ना दिखकर क्या होता है, ध्यान से देखना, ये क्या होता है, पांचवें कार्बन का OH जाके यहां पर अटैक मार देता है घूम के। अब आधे से ज्यादा बच्चे तो यहीं पर दिमाग लगाते लगाते मर जाएंगे कि भैया ये जो हुआ है
ये पांचवें कार्बन का ही क्यों है भाई? OH तो इसमें भी है, 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 तो पांचवें कार्बन में ऐसी क्या खास बात थी कि वो ऊपर गया? उसका भी जवाब मिलेगा, ध्यान से देखो। देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, तो पांचवें कार्बन का OH जाके ऊपर रिएक्ट कर जाता है। और अगर तुम देखोगे तो ये वही करा है जो मैंने यहां पे था। ध्यान से देखो क्या करा था, यहां पर भी तो यही करा था। फिर से देखो, स्लो मोशन में देख लो एक बार। ये बॉन्ड है और यहां पे OH है, ये बॉन्ड टूटा, ये H यहां लग गया, और ये जो O पे नेगेटिव था वो ऑक्सीजन नेगेटिव यहां लग गया। अच्छा जी, एक बार और देख लो, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, एल्डिहाइड, HOH HOH H, तीसरे कार्बन में OH होता ना, HOH HOH CH2OH। हाँ, फिर से देखते हैं क्या हुआ। ये बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये H प्लस पॉजिटिव यहां लग गया, और जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव था वो यहां लग गया, हैवी एसिटल बन गया। ध्यान दो, अगर तुम इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखते हो, तुम एक बात देखोगे कि इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में एक अंतर है, और वो अंतर क्या है कि ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में HOH और इस स्ट्रक्चर में पहले कार्बन की HOH की पोजीशंस में अंतर है। दिख रहा है भाई? देख लो, आराम से देख लो, यहां पर HOH और वहां की HOH की पोजीशन में अंतर है या नहीं है? है, ठीक। अब इस फॉर्म को अल्फा फॉर्म कहते हैं और इस फॉर्म को ग्लूकोज की बीटा फॉर्म कहते हैं। सिर्फ इतने अंतर से बहुत बड़ा अंतर बनेगा, अभी अगली क्लास में आ जाएगा। सिर्फ इतने अंतर से कि ये अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज, सिर्फ इतने अंतर से ये पता लग गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज है? तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि मिरर इमेज होता तो ये सारे OH इस तरफ आते। यहां तो देखो बाकी सब कुछ सेम है ना, ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही। ध्यान से देखो, सिर्फ पहले कार्बन में अंतर है। अगर ये कार्बन, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज होता तो मैं एनेंटियोमर शब्द भी यूज कर सकता था, मगर यहां पर क्या है, सिर्फ पहला कार्बन अलग हुआ है, पहले कार्बन में HOH का फर्क है। ऐसे कंपाउंड्स को एनोमर्स कहते हैं, ये एनेंटियोमर नहीं है। दूसरी बात, इसका नाम होगा अल्फा डी पॉजिटिव और इसका नाम होगा बीटा डी पॉजिटिव। यहां से भी तुम्हें एक हिंट मिलेगी। देखो, अल्फा मतलब पहला HOH इधर है, डी मतलब जिन्होंने पिछली क्लास देखी है उनको पता होगा कि भैया आखिरी के दो कार्बन डेक्सोरोटेट्रिग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे हैं। अगर आखिरी क्लास नहीं देखी, लास्ट क्लास नहीं देखी, क्लास नंबर 3 तो समझ में आएगा। पॉजिटिव मतलब ये खुद भी डेक्सोरोटेट्री है, ठीक है। बीटा मतलब पहले कार्बन का OH इधर है, H इधर है। डी मतलब आखिरी के दो कार्बन डेक्सोरोटेट्रिग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे हैं। पॉजिटिव मतलब ये खुद भी डेक्सोरोटेट्री है। मैं इनको एनेंटियोमर क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि एनेंटियोमर के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, मिरर इमेज नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एनेंटियोमर में ना रोटेशन भी अपोजिट होती है, एक डेक्स्ट्रो होता है तो दूसरा लीवो होता है। ये दोनों ही डेक्स्ट्रो हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव पे हैं, तो ये एनेंटियोमर नहीं है। ये एक नया शब्द आया है, इसे कहते हैं एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनोमर। तो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ रिएक्शन दिखा रहा था, कुछ नहीं दिखा पा रहा था, उसका रीजन क्या है? पानी के सॉल्यूशन में, मतलब पानी में जब ग्लूकोज डाल दोगे तो ओपन स्ट्रक्चर में वो सिर्फ आधा % होता है। वो आधे % से जितने रिएक्शन हो जाते हैं। बाकी वो क्या करता रहता है? ग्लूकोज अल्फा फॉर्म, अल्फा से बीटा, बीटा से ओपन, ओपन से अल्फा, आपस में तीनों आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो कुछ वो रिएक्शन दिखा पा रहा है, कुछ नहीं दिखा पा रहा, बिकॉज क्योंकि वो हेमी एसिटल फॉर्मेशन कर लेते हैं, ग्लूकोज हेमी एसिटल बना लेते हैं। अब वो हेमी एसिटल में दो प्रकार की फॉर्म बन जाती है, ये तो अल्फा फॉर्म है या फिर वो बीटा फॉर्म है। एक बात अब आगे सुनो, ध्यान से सुनना। देखो भाई, हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, उन्होंने कहा यार हमें तो ये स्ट्रक्चर ना, कौन से वाला, अल्फा और बीटा वाला स्ट्रक्चर, हमें तो ये स्ट्रक्चर
ऐसा दिखाई दे रहा है। शायद तुम्हें याद हो 11वीं क्लास में इसको पढ़ते थे, हेट्रोसाइकिल एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल प्यूरान और फाइरिन, प्यूरान नाम के दो कंपाउंड होते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो अभी तुम्हें भी दिखाई देगा। क्या करना है, तुम ध्यान से देखो। तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर इसे फिशर प्रोजेक्शन कह देते हैं। ग्लूकोज के क्लोज स्ट्रक्चर को हम ऐसे शो करते हैं, इसे हॉवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। और शो करने के कुछ रूल है, ये तुमने बना लिया, ठीक। ये ऑक्सीजन यहां लगा दिया, उसके बाद इसको पहला कार्बन, यहां पहला कार्बन, यहां दूसरा कार्बन, यहां तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन होना चाहिए, ठीक। अब क्या हुआ है, तुम्हें क्या करना है, जितने भी ये H ये वाले हैं, मतलब इस तरफ जो है उन्हें ऊपर बनाना है और इधर वालों को नीचे लाना है। मतलब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। पहले कार्बन पे HOH है, दूसरे पे HOH है, तीसरे पे OH है, चौथे पे HOH है, और जब भी ये CH2OH होगा ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो छठा कार्बन का CH2OH ऐसे है। तो पांचवा छठा कार्बन ऊपर ब्रांचिंग में। एक बार फिर से इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, फिर से देखेंगे। इसमें क्या है, पहले कार्बन का OH, तीसरे कार्बन का OH, चौथे का HOH, पांचवे का के ऊपर CH2OH और H। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हमें तो ये ऐसा दिख रहा है, फ्यूरान पायरेन जैसा। तो इसका नाम पूरा पड़ा, ग्लूकोज का नाम, इस स्ट्रक्चर पूरा नाम हुआ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोज। अल्फा मतलब HOH की पोजीशन, डी मतलब आखिरी के दो कार्बन डेक्सट्रोटेट्री ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे, पॉजिटिव मतलब खुद भी डेक्सट्रोटेट्री है। ग्लूकोपायरेनोज, ग्लूकोज का वो स्ट्रक्चर जो पायरेन के जैसा लगता है, पायरेनोज, ओज मतलब शुगर। तो इस तरह से अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोज बना जाएगा। इसको ये क्या है अपना बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोज। अब तुम ध्यान देखो कि अल्फा डी पॉजिटिव और बीटा डी पॉजिटिव में सिर्फ इसका अंतर है, और आगे का पूरा कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है वो सारा का सारा इन्हीं दो फॉर्म पे चलेगा कि अल्फा डी पॉजिटिव और बीटा डी पॉजिटिव के तुम्हें हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने आते हैं नहीं आते। और अगर तुम चाहते हो इसको और अच्छा बनाना तो हावर्थ स्ट्रक्चर जो होता है वो साइक्लिक है। अब वो साइकिल वो ऐसे नहीं है, वो बोर्ड वो पेपर के ऊपर ऐसे नहीं बनी, वो साइकिल ऐसे बनी हुई है। मतलब वो साइकिल जैसे पेपर पे 2D ऐसे नहीं बना रखी, ऐसे बना रखी है। तो अगर तुम चाहते हो तो आगे के तीन कार्बन को ना सॉलिड बना सकते हो, सॉलिड कर सकते हो। तो इससे पता लगेगा कि ये आगे की तरफ निकला हुआ है। ये रिप्रेजेंटेशन है हावर्थ स्ट्रक्चर। तो भाई मैंने 4 क्लास के अंदर तुम्हें यह समझाया कि ग्लूकोज कैसा है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन दी हमने पहले। उसके बाद हमने ग्लूकोज पे आए, ग्लूकोज का हमने ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा, आज उसकी लिमिटेशन पढ़ी, उस लिमिटेशन की वजह पढ़ ली कि हमने भाई कि ग्लूकोज असल में क्या होता है, वो ना वो बन जाता है, हेमी एसिटल बन जाता है। अच्छा हाँ, पांचवा कार्बन का OH ऊपर क्यों गया? तो जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है उसको पता होगा कि बेटा जो भी रिंग कंपाउंड है वो जो भी रिंग कंपाउंड है वो हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। 6 मेंबर, मैं 6 कार्बन की रिंग नहीं बोल रहा हूं, 6 मेंबर्स की रिंग। देखो अगर वो दूसरा, तीसरा, चौथा या छठा कार्बन ले लेता तो क्या होता, इस रिंग में 6 पार्ट्स नहीं आते। 6 मेंबर की रिंग कब बन सकती है, जब वो पांचवे वाले ऑक्सीजन को ले। इसलिए मुझे पांचवे वाले ऑक्सीजन को लेगा क्योंकि 6 मेंबर की रिंग हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल मानी गई है, होती है। और क्योंकि इसमें 5 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, तो 6 मेंबर रिंग बन जाती है। इसलिए हमेशा पांचवे कार्बन का ही OH ऊपर जाएगा। ये हमारा ग्लूकोज का अल्फा डी पॉजिटिव और बीटा डी पॉजिटिव मतलब हावर्थ स्ट्रक्चर, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन थी। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम्हें पॉलीसेक्राइड्स पढ़ाऊंगा, मतलब ये तो हमारा मोनोसेक्राइड्स था, तो मैं तुम्हें पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब तक तुम क्या करोगे, इनके अच्छी तरह से नोट्स बना लो और मुझे सेंड कर दो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, जब तक की जय श्री राम।
जय श्री राम बच्चों। हमने बायोमोलिक्यूल की पिछली क्लास में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज नाम की दो चीजें पढ़ी थी और हमने क्या करा था, हमने उनके तुम्हें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में कहा था कि ये दो बातें याद रखना, इन दोनों के हॉवर्ड स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे। देखो अगर किसी की पिछली क्लास मिस है तो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्लास, पहले पिछली क्लास के नोट्स बना लिए जाएं। तुम्हें बताया गया था कि अल्फा डी ग्लूकोज ये होता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा, ऊपर छठा। अल्फा डी ग्लूकोज ये होता है और बीटा डी ग्लूकोज जो होता है वो ये होता है। दोनों में बस एक अंतर बताया गया था कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में सिर्फ इतना अंतर है कि पहले कार्बन पे HOH की पोजीशन बदल जाती, बाकी सब कुछ ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, दोनों एक दूसरे के एनोमर्स बताए गए थे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हम कुछ डाइसैकराइड्स पढ़ेंगे और पॉलीसैकराइड्स पढ़ेंगे। बड़ा आसान रहेगा अगर तुम ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपने जहन में बैठा लो। ठीक, तो ध्यान से देखना, बड़ी आसान सी चीज है। सबसे पहली चीज मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें माल्टोज। ध्यान दो, नाम तुमने सुना ही होगा, अगर तुम नॉन मेडिकल वाले भी हो तब भी तुमने 10th में सुना होगा माल्टोज। ये देखो बच्चों, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाया है मैंने। HOH क्वेश्चन देख लो, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाया और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज यहां बना देता हूं। देखो भाई, आराम से देख लो। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन। अब होता क्या है कि दो अल्फा डी ग्लूकोज में, दो अल्फा डी ग्लूकोज के पहले और चौथे कार्बन पे, इस पॉइंट को लिख के जरा अंडरलाइन कर लेना, दो अल्फा डी ग्लूकोज के पहले और चौथे कार्बन के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती है। क्या होता है ये इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, दोनों के बीच में क्या होता है, यहां से पानी निकल जाता है। तो जो इसकी शक्ल बनेगी वो बना दो, बाकी तो सब कुछ सेम है। बाकी तो देखो मैं नहीं बना रहा, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहां पर एक ईथर की लिंकेज आ जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ये H और यहां पर H था तो यहां पर एक ईथर लिंकेज होगी। तो ईथर लिंकेज बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस चैप्टर में 3 लिंकेज आती हैं जिनका जिक्र होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट में आती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्रोटीन में आती है हमारी अमाइड लिंकेज, और एक हमारी डीएनए के स्ट्रक्चर्स में आती है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है जी, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो आज का पहला क्वेश्चन अगर तुम बनाओ तो आज का पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? आंसर, माल्टोज एक डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड क्यों? क्योंकि दो ग्लूकोज से मिलकर बना है, दो मोनोसैकराइड से मिलकर बना है। माल्टोज एक डाइसैकराइड है, ठीक, जिसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। एक का चौथा कार्बन और एक का पहला कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होता है। चाहो तो दूसरा क्वेश्चन आ सकते हो आज का कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ये दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में ईथर लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ये माल्टोज है ये रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जेई में, नीट में भी ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने कोई भी डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड्स बनाएंगे और कहेंगे बताओ ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है।
तो याद करो, मैंने तुम्हें दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कि भैया जो भी टॉलिन और फेलिन टेस्ट दे देगा वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो नहीं दे पाएगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है जी, मगर कौन दे पाएगा? रिड्यूसिंग शुगर की फीचर्स क्या है? तो ये बताया गया था जिसके अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा, किसी बॉन्ड में नहीं बना लगा हुआ होगा, तो वो रिएक्ट कर देगा, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री है। अब तुम ध्यान से देखो तो इसका पहला कार्बन और इसके चौथे कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। जिन्होंने पिछली क्लास ली थी उनको पता है ये पहले कार्बन में HOH जो आया था, ये वाला जो था अल्फा और बीटा का, ये कैसे आया था? वो पांचवें कार्बन ऊपर जाके जंप मार के रिएक्ट करा था एल्डिहाइड पे। ठीक, तो पहले कार्बन पे इसके एल्डिहाइड था, इसके चौथे कार्बन पे नहीं था, पहले कार्बन पे होता है एल्डिहाइड, तो पहले कार्बन का एल्डिहाइड इससे रिएक्ट कर गया। मगर फिर भी उसके बावजूद भी एक ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन फ्री है ना भाई। अगर दोनों का पहला कार्बन रिएक्ट करता तो मैं कहता यार इसका भी एल्डिहाइड और इसका भी एल्डिहाइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में बैठ गया। अब दोनों के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन चुके, दोनों के एल्डिहाइड फ्री नहीं है, अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, मगर अभी इसमें क्या हुआ है, एक का पहला कार्बन और एक का पहला नहीं, एक का चौथा कार्बन लगा हुआ है, तो इसका तो पहला कार्बन यहां पे इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसका पहला कार्बन तो फ्री है ना। तो पहले कार्बन में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। लास्ट क्लास में बताया था हमने भाई कि एल्डिहाइड ग्रुप की हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुई है। तो इसलिए क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी सीबीएसई में भी कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग क्यों होता है, सॉरी माल्टोज रिड्यूसिंग क्यों होता है। तो माल्टोज रिड्यूसिंग इसलिए होता है क्योंकि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें दो ग्लूकोज मिलते हैं, एक का पहला कार्बन और दूसरे का चौथा कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। तो इसका फर्स्ट कार्बन फ्री है, किसी लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये टॉलिन और फेलिन टेस्ट दे देगा, दैट्स वाई ये क्या है, ये अपना रिड्यूसिंग शुगर हुआ करता है। 3 क्वेश्चन बताए मैंने, माल्टोज क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, और फिर मैंने क्या बताया क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, ये हमारा क्या था, माल्टोज। अगला देखते हैं, यही देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर अभी दोबारा में चाहिए। ठीक, अगला है हमारा लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या होता है? लैक्टो मतलब तुमने पता होगा भाई, दूध से रिलेटेड है, दूध वाला शुगर लैक्टोज। तुमने वो टॉफी खाई होगी, न्यूट्रिन महालैक्टो नाम की टॉफी आती है, कैंडी आती है, मतलब जिसमें बहुत सारा दूध हो, या वो लैक्टोबैसिलस नाम का तुमने बैक्टीरिया सुना होगा। तो दूध से रिलेटेड चीजों को भी पढ़ते हैं। बच्चों का डब्बा होता है दूध का, लैक्टोजन कहते हैं उसको। तो लैक्टो मतलब मिल्क से रिलेटेड, मिल्क वाला शुगर है लैक्टोज। अब ध्यान से सुनना, देखो बच्चों, मैंने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, आराम से देखो, सोच के बताओ, ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाए या बीटा डी ग्लूकोज बनाया। यहां से कंपेयर कर लोगे तो पता लग जाएगा। देखो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के लिए स्ट्रक्चर में मुझे ये चेक करना है, तो तुम्हें पता लग जाएगा ये बीटा डी ग्लूकोज है, OHH। अच्छा, इसको देखो और फिर बताओ, अल्फा डी या बीटा डी। अब बहुत बच्चे इस नतीजे में पहुंच चुके होंगे ये बीटा डी, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, मगर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने चौथे कार्बन पे OHH बदल दिया है। ये बीटा डी ग्लूकोज नहीं है, एक नया नाम है, ये बीटा डी ग्लैक्टोज है। ठीक है, बीटा क्यों है पता लग गया, और ग्लूकोज नहीं ग्लैक्टोज क्यों है, क्योंकि देखो ग्लूकोज में बार बार बता रहा हूं, ग्लूकोज में ऐसा होता है तीसरे कार्बन में OHH का फर्क होता है, इसके अंदर चौथे कार्बन में भी फर्क है। ठीक है, तो ये ग्लैक्टोज कहा जाता है। तो ये क्या है, बीटा डी ग्लैक्टोज, और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज का पहला कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन होगा ना, इनके बीच में वही हुआ जो अभी हुआ था, क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी तो एक कंपाउंड बना, उसका नाम रखा गया लैक्टोज। अब ये तो तुम्हारा मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का इंटेक्स या बैक क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर लैक्टोज को पानी में डाल दूंगा। तो लैक्टोज को अगर पानी में डाल देते तो 1 मोल बीटा डी ग्लैक्टोज मतलब या फिर इक्विमोलर बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा।
अच्छा जी चलो, अब सोचो क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। आज का 5वां क्वेश्चन, 3 तो यहां थे, एक यहां बता दिया कि इसकी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मतलब कि पानी में डालने में क्या होगा, जैसे माल्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फा डी ग्लूकोज निकलेंगे। तो लैक्टोज का ग्लाइकोज हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, एक बीटा डी ग्लैक्टोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब आज का 5वां क्वेश्चन, क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो अगर तुम्हें पता हो, ऊपर ध्यान लगाया हो, तो मैंने बताया था भैया कि चौथा और पहला कार्बन यूज हुआ है, मगर पहला कार्बन यहां वाला फ्री है, और यहां पर जो पहला कार्बन फ्री है तो वो क्या करेगा जी, वो तो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा। तो ये लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने तुम्हें 2 डाइसैकराइड्स पढ़ाए हैं जो 2 मोनोसैकराइड्स मिलकर बने हैं, एक माल्टोज और एक लैक्टोज। अब मैं तुम्हें, अब देखो चीजें बड़ी आसान सी है, तुम्हें इससे आसान ये लगा हुआ क्योंकि अब थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होंगे इससे। मैं पॉलीसैकराइड पढ़ा रहा हूं, वो और भी आसान लगेगा तुम्हें। ठीक, अब पॉलीसैकराइड्स मेरे पास, मेरे कोर्स में 3 है। ठीक है, ध्यान रखना हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 5 क्वेश्चन मतलब नोट्स बना के 5 क्वेश्चन लिखना ढंग से और इनका आंसर ढंग से लिखना, 5 हो चुके हैं। अब मैं पॉलीसैकराइड्स पढ़ा रहा हूं। अब पॉलीसैकराइड्स में सबसे पहला क्या है, पॉलीसैकराइड, नाम समझ में आ रहा है। डाइसैकराइड जो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 पे टूटता था, तो पॉलीसैकराइड्स क्या है, जो हाइड्रोलिसिस करने पर बहुत सारे मोनोसैकराइड्स पे टूट जाएगा। ध्यान से देखना भाई। तो पॉलीसैकराइड में मैं पहला उठा रहा हूं क्या, स्टार्च। स्टार्च, ध्यान दो, स्टार्च और कुछ नहीं है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज पायरेनोज जो था उसका पॉलीमर है। ध्यान से देखोगे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भी था ये माल्टोज वाला मैं नहीं साफ कर रहा हूं, मुझे काम आएगा। देखो कहां काम आ रहा है। माल्टोज में मैंने क्या करा था, एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज दोनों को मिलाया था, डाइसैकराइड्स हुआ था, 2 बंदे मिले थे, मैंने बोल दूंगा डाइमर बन गया जी, डाइमर, 2 मोनोमर मिल गए तो डाइमर बन गया। अब ऐसे ही क्या ये माल्टोज 2 से मिलकर बना है। अब यहां पर फिर एक अल्फा डी ग्लूकोज बना दूं, यहां पर फिर एक अल्फा डी ग्लूकोज, 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 सबके पहले और चौथे कार्बन में क्या बनता चला जाए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता जाए, हजारों अल्फा डी ग्लूकोज इधर लग जाए, हजारों अल्फा डी ग्लूकोज इधर लग जाए, एक स्ट्रक्चर बन के आएगा, उसे स्टार्च कहेंगे। इट्स अ पॉलीसैकराइड। तो स्टार्च और कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूं, अल्फा डी ग्लूकोज है, एक मोनोसैकराइड है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिल गए, माल्टोज बन गया, बहुत सारे मिल गए, स्टार्च बन गया। वंस मोर, अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिले तो माल्टोज, बहुत सारे हजारों में की तादाद मिल गए तो क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। अब स्टार्च की ना 2 फॉर्म होती हैं, स्टार्च 2 रूप में मिलता है। तो आज का छठा क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई स्टार्च क्या होता है, तो इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, अगर तुम्हें ना 10th में का एक क्वेश्चन याद होगा कि हम ना रोटी को चबाते हैं तो वो फीकी होती है, फिर जब चबाते रहते हैं तो वो मीठी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? 10th का एक क्वेश्चन होता है, बड़ा आसान, बड़ा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होता है लाइफ प्रोसेस में, और बायो वाले ने वैसे ही सुना होगा। तो जो रोटी होती है ना हमारी, रोटी, ब्रेड, ये सब क्या है, स्टार्च है। स्टार्च टेस्टलेस शुगर है। 2nd क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में था, वो टेस्टलेस शुगर है, वो नॉन शुगर है, स्टार्च है। अब वो उसका टेस्ट नहीं है कुछ चबाते रहो तो हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट एक एंजाइम होता है, याद होगा तुम्हें, स्लाइवी अमाइलेज। अब उसका नाम स्लाइवी अमाइलेज क्यों है सुनो ध्यान से। स्टार्च की 2 फॉर्म है, एक का नाम होता है अमाइलोज और एक का नाम होता है अमाइलोपेक्टिन। तो जो अमाइलोज को डाइजेस्ट कर रहा है उसका नाम, उसकी वजह से उसका नाम, मतलब जो अमाइलोज को डाइजेस्ट कर गया वो क्या है, हमारा अमाइलेज है। तो हमारे मुंह में हमने ब्रेड ली, ब्रेड को हमने चबाते रहे, क्या था, स्टार्च था, स्टार्च के अंदर अमाइलोज होता है, तो अमाइलोज को हम चबाते रहे तो क्या हुआ, स्लाइवरी अमाइलेज ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। किसमें तोड़ा, वो तो जी पॉलीसैकराइड, तो उसको पहले डाइसैकराइड में चेंज करा। कौन सा, माल्टोज में। और माल्टोज जो होता है वो शुगर होता है। मैंने बताया ना 2 तरह के शुगर हो सकते हैं, टेस्टलेस और टेस्ट वाले, शुगर और नॉन शुगर। तो जो मीठे लगे तो माल्टोज मीठा लगता है, तो वो जो स्टार्च से माल्टोज में बदल जाते हैं तभी वो रोटी मीठी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे, मैंने क्या बताया तुम्हें,
कि भाई दो तरह के हमारे पास स्टार्च है, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है जी। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस ये है, ये स्ट्रेट चेन होता है, अल्फा डी ग्लूकोज 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 की लंबी स्ट्रेट चेन। और ये क्या है जी, इसके अंदर ना ब्रांचिंग हो जाती है, थोड़ी सी ब्रांचिंग हो जाती है। अब प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन उठाओगे तो मुझे याद नहीं है ईयर, लेकिन जेई के क्वेश्चन में पता नहीं एडवांस में था, पता नहीं मेंस में था, मगर पक्का कंफर्म था, अभी 5-6 साल के बीच में मिल जाएगा। क्वेश्चन ये आया था कि अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांच निकलती है वो कौन से कार्बन से निकलती है, तो याद रखना 6 कार्बन से ब्रांच निकल रही होती है, 6 कार्बन से ब्रांचिंग हो रखी होती है। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में पहली बात तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी यही है, दोनों स्टार्च की फॉर्म है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की पॉलीमर है। दोनों में डिफरेंस क्या है जी, ये स्ट्रेट चेन होता है, ये ब्रांचिंग होती है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, अमाइलोज अगर तुम 100 ग्राम स्टार्च लेते हो तो उसमें 15 से 20% अमाइलोज होगा, 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन होगा। ये पानी में सॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता। 3 डिफरेंस है, जब भले जमाने में बिफोर कोविड 3 नंबर का बहुत बड़ी क्वेश्चन है सीबीएसई में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जी ये स्ट्रेट चेन होता है, ये ब्रांचिंग वाला होता है, ये 15 से 20% होता है स्टार्च में, ये 80 से 85% होता है। ये पानी में सॉल्युबल होता है, ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, क्या, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है जी, एक बारी फिर से थोड़ा सा सुन लो। अल्फा डी ग्लूकोज सिंगल, अगर 2 हो गए तो माल्टोज, बहुत सारे हो गए तो स्टार्च। स्टार्च की 2 फॉर्म है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अगर वो जो बहुत सारे थे पॉलीमर बनाता, स्ट्रेट चेन बना, अमाइलोज ब्रांचिंग हो अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। ठीक है जी, क्या पढ़ा हमने, स्टार्च पढ़ा। किसके अंतर्गत पढ़ा हमने, पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत पढ़ा। आगे सुनो, बड़ी मजेदार चीज, मैंने क्या बताया तुम्हें कि अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। ठीक, एक चीज तूने सुनी होगी बचपन से, सेलुलोज, सबने सुना होगा, ये बोर्ड भी सेलुलोज का बना हुआ है, कपड़ा भी सेलुलोज का, कॉटन का। सबने सुना है कि प्लांट सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेलुलोज होता है। क्या होता है, अभी क्या पढ़ा था, अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को, अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते थे। तो बीटा डी पॉजिटिव, बीटा डी पॉजिटिव के ग्लूकोज के पॉलीमर को सेलुलोज कहते हैं। मतलब इतना अंतर है सिर्फ, और कोई अंतर नहीं है। इसका पॉलीमर बनेगा, हजारों करोड़ों ये लगते चले जाएंगे, स्टार्च बनेगा, रोटी है। इसका पॉलीमर बनेगा, हजारों करोड़ों ये लगते चले जाएंगे, सेलुलोज बनेगा। क्या है, लक्कड़ है, कागज है, कॉटन का कपड़ा है। ये हमारे शरीर में डाइजेस्टेबल है, ये हमारे शरीर में डाइजेस्टेबल नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च, इसी के लिए तो भैया जिंदगी जी रहे हैं, खाने के लिए, खाना कमा पाए, रोटी कमा पाए, तभी काम कर रहे हैं। बीटा डी ग्लूकोज जी तो एनिमल सेल में होता ही नहीं, एनिमल सेल पचा भी नहीं सकती, हम इसे पचा भी नहीं पाते। याद हो तो गाय भैंस पचा सकती है सेलुलोज, उनके अंदर भी वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो पचा लेते हैं। ठीक है, इतना अंतर है। और ये क्वेश्चन भी पीछे एडवांस में आया हुआ, विद इन 10 ईयर के प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा तुम्हें। स्ट्रक्चर बना के दे रखे थे 4-5 और कहते थे बताओ जी इसमें सेलुलोज का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो जहां पर बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर बनेगा वो क्या है, वो सेलुलोज। ठीक है जी, एक पॉलीसैकेराइड हो रहा है। नाम तुमने सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से, सबने सुना होगा ये कि जी हम ना खाना खाते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। स्टार्च शरीर में पहले माल्टोज में चेंज होता है, माल्टोज से ग्लूकोज में चेंज होता है। फिर तुम्हें पता होगा हमारे पेनक्रियास से एक चीज निकलती है, इसका नाम होता है इंसुलिन, सबने सुना हुआ है। वो जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, वो उस ग्लूकोज को इकट्ठा करता है और उसको लीवर में स्टोर करता है पॉलीमर बना के। अब बच्चा कहता है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर तो स्टार्च होता था। ठीक, तो यहां पर क्या है, ध्यान से सुना। उदाहरण के लिए बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास 100 की गड्डी है, पैसों की गड्डी है, 10-10 की गड्डी मान लो, चलो एकदम सीरियल वाइज, जो नोट से बैंक से निकल के नहीं थे वो वाली गड्डी है तुम्हारे पास, और तुमने गलती से वो ऐसे करके यूं उड़ा दिए, जैसे बारात में उड़ाते हैं लोग। अब वो जैसे ही उड़े तो क्या हुआ, नीचे गिरे, बच्चे भागे उसके ऊपर, इकट्ठे करो इकट्ठे करो।
तो बच्चे जब इकट्ठे करेंगे तो क्या उसको सीरियल वाइज इकट्ठे करेंगे कि 1 नंबर का नोट 2 नंबर का दिखा भाई कहां रखा है, 3 नंबर दिखा, ऐसे होगा? या जैसे मर्जी इकट्ठे कर गड्डी बना, ऐसे होगा ना? जितने मर्जी हाथ में पहले बना दूं, यही काम हो रहा है। अब हमने जब स्टार्च खाया वो एक पैटर्न पे लगा हुआ सिंगल चेन थी या माइलोपेक्टिन था, थोड़ी बहुत ब्रांचिंग थी उसमें। हमने खाया, उसे पहले तोड़ा माल्टोज में, माल्टोज से ग्लूकोज में, ग्लूकोज में जैसे गया तो ब्लड शुगर बढ़ गया, इंसुलिन निकल के आया पेनक्रियास से, पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकल के आया उसने उस ग्लूकोज को समेटना शुरू करा, 1 2 3 4 5 10 सारे अल्फा डी ग्लूकोज लगाता चला गया। ये नहीं देखा कैसे लग रहा है, लगाओ 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 लगाओ, और उसको क्या करता गया, उसको एक पॉलीमर बना दिया। अब वो हाईली ब्रांच हो गया। वो जो हाईली ब्रांच पॉलीमर हुआ जिसमें बहुत सारी ब्रांचें हैं, क्या केमिकली वही अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सिंगल चेन था तो अमाइलोज था, थोड़ी बहुत ब्रांच थी तो अमाइलोपेक्टिन था, लेकिन ये किसने बनाया था? ये प्लांट ने बनाया था। लेकिन जब इंसान में, एनिमल ने जब बनाया, इसे अगर तुम याद हो तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। जब इसको किसी एनिमल ने बनाया तो इसको क्या कर, हाईली ब्रांच कर दिया इसको लीवर में स्टोर करने के लिए, कि लीवर में स्टोर कर ब्लड शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्हें खड़ा खट लीवर से स्टोर करता गया, इसका तो क्या हुआ, ये हमारा ग्लाइकोजन बन गया। तो ग्लाइकोजन क्या है, आज का आखिरी क्वेश्चन, ग्लाइकोजन क्या है? ये हाईली ब्रांच अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। केमिकली ये वही है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, बस ब्रांचिंग ज्यादा हो गई है। ठीक है जी। और आज इसी टॉपिक के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट बायोमोलिक्यूल में खत्म हुआ। और सबसे बड़ा पार्ट यही था, मैंने पहली क्लास में ही बताया था। इसके आगे के पार्ट छोटे छोटे हैं, प्रोटीन मतलब इतने लंबे नहीं है, प्रोटीन्स वाइटामिन तो शायद सेल कोर्स में है भी नहीं, और अपना डीएनए आरएनए, सबसे बड़ा पार्ट यही था कार्बोहाइड्रेट वाला जो आज हमने बात कर। तुम यहां तक के पार्ट्स को आराम से देखो, सुनो, बार बार, एक बारी इसको देखने के बाद, फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, फिर एक बार देखिए, फिर तुम्हारे अच्छे नोट्स बन पाएंगे। और जो जो मैंने कहा है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको बना लेना, वो लिख लो। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, जब तक की जय श्री राम।